अध्याय 141 फोर सीजन्स अकादमी। तो ये पवित्र मध्य महाद्वीप है। जैद सागर में यात्रा करने के 1 घंटे से अधिक समय के बाद सू यांग और टीम अंततः पवित्र मध्य महाद्वीप के तट पर पहुंच गई। सू यांग ने ताजी हवा की गहरी सांस ली और पहले से ही अपने कल्टीवेशन बेस में थोड़ी वृद्धि महसूस कर सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अन्य महाद्वीपों की तुलना में बहुत कुछ है। यहाँ की गहराई क्यों समृद्धि से प्रचुर है। ये परियों से प्रतिष्ठित विद्वानों की तुलना दूर के स्मारकों के लिए है जैसा कि है। ठीक है, मुझे इस जगह ले चलो, सू यांग ने कहा। कियू ने सिर हिलाया और उड़ने वाली नाव एक बार फिर से चल पड़ी। अगले 1 घंटे के बाद उन्हें एक बड़ी दिखाई देने वाली दुकान जिस पर एक स्टील गेट के ऊपर 4 सीजन लिखे गए हैं। जैसे ही वे उस स्थान के करीब पहुंचे, औषधीय जड़ी बूटियों की सुगंध यांग की नाक में घुसेड़ दिया गया। आप कौन हैं और हमारी फोर सीजन्स अकेडमी से आपका क्या काम है? हरे और सफ़ेद कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी गेट के सामने आया और उससे पूछा। उसके संपर्कों ने सावधान किया। कियू के आकर्षण उड़ान वाले पिरामिड के कारण फोर सीजन्स अकादमी ने उनके आगमन को देखने से पहले ही उनके करीब पहुंच की। हालांकि पवित्र मध्य महाद्वीप अन्य महाद्वीपों की तुलना में हर दिशा में श्रेष्ठ है, कियू की नाव जैसे उड़ने वाले पिरामिड का दर्जा अभी भी बेहद दुर्लभ है। इसलिए केवल अमीर और शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले लोगों के पास ही ऐसा खजाना होगा। इसलिए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को क्यों, जो फोर सीजन्स अकादमी के बुजुर्ग हैं, गार्ड ड्यूटी पर सामान्य शिष्यों के बजाय उनका स्वागत करने आए हैं। इतने तनाव में मत रहो, सू यांग ने शांत भाव से कहा। हम यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं हैं, केवल व्यापार के लिए हैं। व्यापार? संप्रदाय के बुजुर्ग ने आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें इस समय संप्रदाय के लिए चल रहे किसी व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये सामान कहाँ से आया? आप किस व्यवसाय के बारे में कर रहे हैं? मुझे याद नहीं है कि मेरा फोर सीजन सेक्ट इस समय किसी के साथ व्यापार कर रहा है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। सू यांग मुस्कुराए और अपने बागे की जेब से एक कागज़ का छात्र जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान लिखा था और इसे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर फेंक दिया था। इसे अपने पितृसत्ता को दिखाएं और उन्हें बताएं कि सू यांग आपसे मिलने के लिए यहाँ हैं। उसने कागज़ की किताबें फेंकते हुए कहा। उम्र के हिसाब से किसी ने किताब पकड़ ली, लेकिन उसने इसकी सामग्री पढ़ने के लिए नहीं खोली। इसके बजाय उसने सू यांग को अजीब भाव से देखा। कुलपति, हमारे यहाँ कोई पितृपुरुष नहीं है। समुदाय के बुजुर्गों के शब्दों में सू यांग को स्तब्ध कर दिया गया और उनके सिर चक्र को तोड़ दिया गया और उन्होंने कियू को एक ऐसे अलोकतांत्रिक व्यक्ति से देखा जो साधु की मांग कर रही थी। फोर्थ सीजन अकेडमी कंट्रोल का एक महिला है, उसने नट स्वर में कहा। भैया, तुम हमारे आने से पहले ऐसा कुछ नहीं कर सके थे। मैंने तो बस तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है, सू यांग ने जोर से कहा। अच्छा, तुमने पूछा नहीं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू यांग अवाक रह गया। फिर उसने जादू टोना करते हुए समुदाय के बुजुर्गों की ओर मुचा के साथ कहा, क्षमा करो, मुझे खुद को सही करने दो। मैं यहाँ तुम्हारी कुलमाता को देखने आया हूँ, इसलिए उन्हें अपने हाथ में कागज़ दिखाओ। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? वैसे भी आप लोग कौन हैं? आपको हमारी कुलमाता से क्या काम मिलता है? उसके पास बच्चों के साथ रहने का समय नहीं है। संप्रदाय के बुजुर्ग ने तुरंत सू यांग की बात को नापसंद कर दिया। आखिरकार उनकी दृष्टि में वे बस बच्चों का एक समूह थे जो अपनी कुलमाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जगह जगह से भी चले गए थे। वे क्या बताते हैं कि वे कहाँ हैं? खेल का मैदान। यदि आप यहाँ केवल किसी समस्या के लिए आए हैं, तो मेरा सुझाव है कि कोई भी समस्या आने से पहले आप चले जाएं। समुदाय के बुजुर्ग उन पर दबाव तोड़ रहे हैं। सू यांग ने अपना सिर हिलाया कि इस बुजुर्ग ने अपनी बात को बिना सोचे समझे खारिज कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि हम उस पेपर की सामग्री को बिना देखे चले जाएं? कौन जानता है, संभवतः उस पुस्तक के भीतर जिसने कुछ भी लिखा है वह आपके संप्रदाय के भविष्य को बहुत प्रभावित करने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि आप सभी का अलकमी को पूरी तरह से देखने का तरीका भी बदल सकते हैं। क्या बकवाद है? संप्रदाय का अलौकिक चमत्कारी चिल्लाया, स्पष्ट रूप से थोड़ा क्रोधित था। आपको क्या लगता है कि आप फोर सीजन्स अकेडमी के सामने कीमिया के बारे में बात करने वाले कौन हैं? कीमिया में हमारी विशेषज्ञता पहले से ही इस महाद्वीप में हर आत्मा द्वारा प्राप्त और स्थापित है, किसी से पीछे नहीं। फिर भी वास्तविक बिना किसी पृष्ठभूमि के आपके जैसे कोई बच्चा नहीं है यहाँ जानिए इस तरह की बात करने का साहस किया जैसे कि आप सिर्फ कागज़ के एक टुकड़े से कीमिया को देखने के लिए हमारी नज़रें बदल सकते हैं। आप कितने अच्छे हैं। फोर सीजन्स अकेडमी अपने कई दिनों से ही कीमिया के टॉप पर बनी हुई है और कोई भी अन्य संप्रदाय कीमिया के क्षेत्र में उनके शोरूम और कौशल के करीब नहीं पहुंच पाया है। इसलिए इस संप्रदाय के बुजुर्गों के लिए सू यांग के विशिष्ट होने वाले प्यारे शब्द पर क्रोधित होना स्वभाव था। अन्य 3 पवित्र संप्रदायों में से एक भी फोर सीजन्स अकादमी के लिए कीमिया को देखने का तरीका बदलो जैसी अच्छी बात देखने की इच्छा नहीं, बिना किसी बैकग्राउंड वाला बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले कि मैं खुद पर से नियंत्रण खो दूं, चुप हो जाओ यार। संप्रदाय के बुजुर्ग ने पहले से ही इस बिंदु पर सू यांग के चेहरे पर बिश्नोई सांबम को दर्शाया था, ज्यादातर उसकी रहस्यमयी पृष्ठभूमि के कारण।
बहुत अच्छा, लेकिन मुझे आशा है कि हमारे जाने के बाद आपको इस पर फैसला नहीं सुनाया जाएगा। सू यांग ने शांति से कियू की ओर रुख किया और जारी किया, चलो इंजीनियर। क्या आप निश्चित हैं? आत्मा भविष्यवाणी गोल के बारे में क्या? ये ठीक रहेगा, सू यांग मुस्कुराए। एक बार जब वे उस पुस्तक की सामग्री को देखते हैं तो वे मुझसे मिलते हैं। उनकी पूरी आवाज़ सुनी गई कि उन पर विश्वास किए बिना नहीं रह सका। हालांकि अगर वह इसे पढ़ने से पहले इसे फेंक दे तो क्या होगा? उनका ध्यान आकर्षित करने के कई अन्य तरीके हैं। तुम कहते हो तो? उड़ने वाली नाव घूम गई और सू यांग और अन्य लोगों को दूर ले गई और फोर सीजन्स अकादमी से तुरंत गायब हो गई। उस खजाने की कितनी हास्यास्पद गति है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने मन ही मन सोचा कि गुस्से में उन पर सीधा हमला न करके उसने सही चुनाव किया। कुछ क्षण बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने हाथों में स्क्रॉल को देखा और ठंडी सांस ली। हालांकि वह सामग्री को पढ़ना नहीं चाहता था, फिर भी उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। जब उसने पुस्तक खोली और पहले कुछ शब्द पढ़े तो उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। टी यह है, मुझे इसे कुलमाता को दिखाना होगा। जब वह संप्रदाय में लौटा तो उसने मन ही मन सोचा, लगभग अपने ही लबादे में फिसल रहा था। अध्याय 142। यदि आप सावधान नहीं हैं तो मैं भी आपको निगल सकता हूं। हमें यहां से कहां जाना चाहिए? फोर सीजन्स अकेडमी लॉन्च के बाद कियू ने सू यांग से पूछा। सू यांग ने कहा, उन्हें भी हमें आसानी से ढूंढने में मदद करें। अगर मुझे ठीक से याद है, पिता को शराब की दुकान ठीक लगती है, ठीक है। हालांकि इसकी तुलना 4 दिव्य स्वर्गों में उपलब्ध वाइन से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह आपकी तीर्थयात्रा के लिए स्थिरता होनी चाहिए। आप मुझे शराब पीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं तो मैं भी आपको पी लूंगा। हा, सू यांग जोर से हंस पाद। कियू अवाक लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाह रही थी कि यह वास्तव में यथार्थवादी हो। कुलमाता, जिस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सू यांग से पेपर पुस्तकें प्राप्त हुईं, वह बैठक हॉल में भाग गया, जहां कुलमाता और कई अन्य उच्च संप्रदाय के बुजुर्ग वर्तमान में एक साथ हैं। किस्सा बदचलन शिष्य को यह भी पता चला कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बाहर इतनी गर्मी हो रही है। असेंबली हॉल के अंदर से एक शख्स ने चेहरे पर झुर्रियां डाली कहा। उलझन। हॉल का दरवाजा अचानक खुला और अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ अंदर आ गया। बिना इजाजत के यहाँ बौद्धों की मिजाज कौन कर रहा है? अपना साजा के लिए तैयार रहो। एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया। रुको, एल्डर डैंग, क्या गरीबों का दिमाग खराब हो गया है? पाठ, क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? इस तरह का अभिनय कर रहे हो? जब बैरल हॉल में मौजूद लोगों को आखिरी बार पता चला कि बदमाश करने वाला कौन था तो वे सभी रेस्तरां में आ गए। एक संप्रदाय का बुजुर्ग इस तरह के अनुशंसित पूर्ण तरीके से कैसे काम कर सकता है? महान बुजुर्ग में से एक एल्डर डैंग तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है, लेकिन यह अत्यावश्यक है। कुलमाता, कृपया इसे देखें। एल्डर डैंग रूम ने अन्य लोगों को डेट किया और सीधे रूम के अंत में टोक्यो में महिला के पास रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी यह तत्कालता हमारी बैठक को बाधित करने के लिए है। कुलमाता ने उनके लिए पुस्तकों से संग्रहित और सामग्री पढ़ने के लिए खोली। हालांकि किताबों में 2 शब्द कुलमाता की कहानी से कड़वी हो गई और यहाँ तक कि वह अपनी सीट से खड़ी हो गई। यह है, आपको ये कहाँ से मिला? मुझे बताओ। कुलमाता ने हत्या के इरादे से भरी हुई डिजाइन आंखों से एल्डर डैंग को देखा और एक संप्रभु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की गहन क्यूई ने कमरे पर दबाव डाला। जब कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने ये देखा तो वास्तविक व्यवहार की स्थिति को देखा। क्या हुआ? उस किताब में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आमतौर पर शांत रहने वाली कुलमाता इतनी बदसूरत हो गईं? शौक कर एल्डर डैंग ने आक्षेप में कहा। टीटी वाहन बच्चों का एक समूह था। वे संप्रदाय के पास मध्य और मिया इस छात्र को कुलमाता को देने के लिए कहते थे। बच्चों का एक समूह। वे क्या चाहते थे? उसे व्यवसाय करने के बारे में कुछ कहा। व्यापार? और क्या? टीओ से मेरे बस इतना ही कहा था। कुलमाता ने अपनी गहन क्यूई को वापस अपने शरीर में एकत्र किया और विचारशील भाव के साथ वापस बैठ गई। कब की बात है ये? फिर उसने उससे पूछा। बस अब, एल्डर डैंग ने तुरंत उत्तर दिया। उत्तर में 1 सेकंड की भी देरी करने का साहस नहीं किया। क्या वे अभी भी वहां हैं? उन्हें अभी मेरे पास लाओ। उद्धरण चिन्ह। एल्डर डैंग तुरंत चुप हो गए और पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़े रहे। उन्हें उसके पास लाओ। कौन लाओ? जिन लोगों को उसने उसे रिपोर्ट करने से पहले ही भगा दिया था। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? क्या तुमने अभी मेरी बातें नहीं सुनी? कुलमाता ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा। मैट्रियार्क, जिन व्यक्तियों के बारे में आप बात कर रहे हैं वे पहले ही जा चुके हैं, एल्डर डैंग ने कहा। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भर गई थी। क्या तुमने ये कागज देखने के बाद भी उन्हें जाने दिया? क्या तुम मूर्ख हो? सुलझी हुई कुलमाता एक बार फिर अचानक उत्तेजित हो गईं। मुझे लगा कि वे यहाँ केवल बेवकूफ़ बनाने आए हैं, इसलिए मैंने स्क्रॉल की सामग्री पढ़ने से पहले ही उन्हें भेज दिया। आखिरकार वे बच्चे ही थे। एल्डर डैंग ने वह सब कुछ समझाया जो कमरे में बाकी सभी लोगों को हुआ था।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कुलमाता चुप हो गई और उसका क्रोध भी शांत हो गया। मैं समझती हूँ, उसने अचानक कहा। आपको अपने कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस कमरे में मौजूद हर कोई आपकी जगह पर होता तो उसी तरह से प्रतिक्रिया करता, और मैं इस अभिनय के लिए माफ़ी मांगता हूँ, यह मेरे लिए बहुत पेशेवर नहीं था। उद्धरण चिन्ह। कुलमाता को इस शिष्य से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी उन्हें भगाने से पहले उनके साथ अधिक धैर्य रखना चाहिए था। बुजुर्ग डैंग ने सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया। मातसत्ता, यदि आपको मेरे पूछने पर कोई आपत्ति न हो तो उस स्क्रॉल की सामग्री क्या है? कुलमाता के समान उम्र वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक वह प्रश्न पूछा जो हर किसी के मन में था। कुलमाता ने आह भरते हुए कहा, इस पुस्तक की सामग्री यहाँ हर किसी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन यही कारण है कि यह चिंताजनक है। यहाँ हर किसी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। बुजुर्ग अभी भी हैरान थे। खुद ही देख लो, कुलमाता ने बूढ़े आदमी की ओर पुस्तक उछालते हुए कहा। यह असंभव है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने पुस्तक पढ़ी, उसकी लगभग बंद आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने कमरे के चारों ओर हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा। वहीं रुकें, कुलमाता ने अचानक कहा। मैं बता सकता हूं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं इस कमरे में कुलमाता और साथी शिष्यों के रूप में हर किसी पर भरोसा करता हूं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि स्क्रॉल की सामग्री पहले से ही यहाँ हर किसी के ज्ञान से अधिक है, इसलिए ये हम में से किसी के लिए भी असंभव है इसे बाहर लीक कर दिया है। एक क्षण की चुप्पी के बाद बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। आप सभी पर संदेह करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अन्य बुजुर्ग एक दूसरे को हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे। आखिरकार स्क्रॉल की सामग्री क्या है? यहाँ इस पर एक नज़र डालें। फिर बूढ़े व्यक्ति ने पुस्तक को इस प्रकार खोला कि कमरे में मौजूद सभी लोग इसे पढ़ सकें। सोल डिविनेशन पिल रेसिपी। क्या कमरे में मौजूद सभी लोग एक साथ चिल्लाए, ये कैसे संभव है? हम पीढ़ियों से सोल डिविनेशन पिल की रेसिपी पर शोध कर रहे हैं और हमने कभी भी अपने निष्कर्षों के बारे में किसी से बात नहीं की है। रुको, हमें कैसे पता चलेगा कि यह असली है? हम जो कुछ भी जानते हैं वह नकली हो सकता है। इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है कि यह नकली है। कुलमाता ने सिर हिलाया। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अगर आपने पहले से ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ की रेसिपी में हमारे शोध के समान ही सामग्री है, और भी बहुत कुछ। आप सही कह रहे हैं। तो यह वास्तव में है। अभी जो महत्वपूर्ण है वह ये पेपर नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने इसे लिखा है। हमें इन व्यक्तियों को तुरंत ढूंढना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वे हमसे क्या चाहते हैं। एल्डर डैंग, आप इसमें हमारी सहायता करेंगे, है ना? बिल्कुल, एल्डर डैंग ने तुरंत उत्तर दिया। अच्छा, जहां तक इस बैठक की बात है, हम बाद में भी जारी रखेंगे। क्या यहाँ कोई असहमत है? एक पल की चुप्पी के बाद कुलमाता ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, फिर यह बैठक समाप्त होती है। हाँ, कुलमाता। अध्याय 143 नौ स्प्रिंग हॉल। फोर्स सीजन्स अकादमी के प्रस्थान के बाद क्यू सुयांग को फोर्स सीजन्स अकादमी के पास एक शहर के अंदर एक शानदार ढंग से सजाए गए 9 पत्थर के शिवालय में ले जाया गया। ये 9 स्प्रिंग हॉल है, जो महाद्वीप में भोजन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। क्यू ने सुयांग को जगह का परिचय दिया। सामान्य क्लासिकल से लेकर गहन क्यूई से लेकर खाद्य पदार्थों तक, आप यहाँ सभी का स्वाद ले सकते हैं। नए स्प्रिंग हॉल में 9 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर अलग अलग तरह के भोजन का नमूना है, और सबसे ऊपरी मंजिल पर वे सबसे अच्छे भोजन बनाते हैं जिन्हें पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता है। पहली 5 मंजिलें अनिवार्य रूप से वही हैं, और अगली 3 मंजिलें ज़्यादातर प्रभावशाली लोगों के लिए हैं। 9वीं मंजिल के लिए केवल सेक्ट मास्टर्स या फैमिली हेड्स जैसे लोगों को ही अंदर के चरण में रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमें कितनी दूर तक जाना होगा? सु यांग ने पूछा। अगर हम सात्विक मुद्राएं बनाते हैं तो हमें 6ठी मंजिल पर बैठने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा, हालांकि जब आप सीढ़ी मंजिल पर खाना खाते हैं तो गुणवत्ता में वृद्धि होती है, लेकिन वास्तव में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अन्यथा ये जगह इतनी ही होती है प्रसिद्ध नहीं होता। सु यांग ने अपनी स्टोरेज रिंग में 700 से अधिक स्प्रिट स्टोन देखे। हालांकि पूर्वी महाद्वीप में ये बहुत अधिक संपत्ति है, लेकिन पवित्र मध्य महाद्वीप में यह एक गोज के बराबर भी नहीं हो सकती। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस मंजिल पर पहुंचेंगे, वैसे ही हम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं कहेंगे। 9 स्प्रिंग हॉल में प्रवेश करने से पहले वहाँ के एक कार्यकर्ता ने भारी मुस्कान का उनके पास के साथ स्वागत किया। आज कितने लोग भोजन करेंगे? सुंदर महिला ने मुझसे पूछा। 3, सु यांग ने कहा। बहुत अच्छा। क्या आपको कोई दोस्त है? नहीं। तो क्या आपके पास कोई सिफारिश है? नहीं। क्या मैं आपका उपनाम पता लगा सकता हूँ? सु। सुंदर महिला मोहित लग रही थी। क्या यहाँ कुछ पसंद है? सु यांग ने अपने उपनाम पर अपनी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित कर दिया था। शायद यहाँ उनका समान उपनाम वाला और एक प्रभावशाली परिवार भी है। नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, आप क्या जानते हैं?
अहम। क्यूयू ने अचानक चमक से अपना शीशा साफ कर दिया और अनोखी आवाज में बोली, माफ करो लेकिन मैं भूख से मर रही हूँ। अगर आपको कोई शौक नहीं है तो हम पहले क्या कर सकते हैं? हमारे पास आपके सवालों का जवाब है देने के लिए पूरा दिन नहीं है। सू यांग ने स्तब्ध संबंधों से उसकी ओर देखा। वह सभी पूर्वजों के बारे में था। हालांकि उनके चमत्कारी चमत्कार से थोड़ा चकित तारा सुंदर महिला ने फिर भी तुरंत उत्तर दिया, मैं मानती हूं कि हमारे मूल्यवान अनुरोधों के लिए सबसे अच्छा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हमें उनकी पुष्टि करनी होगी। आपको हमारी पहचान की पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम केवल आम लोगों का एक समूह है जहां पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा है। क्यू ने उसे फिर से कहा, कोई भी मंजिल काम करेगा। उनकी बातें सुनने के बाद सुंदर महिला ने मुस्कुराहट दिखाई और कहा, ऐसा लगता है जैसे यह मूल्यवान ग्राहक पहले भी यहाँ भुगतान कर चुका है। बहुत अच्छा, कृपया ये कार्ड लें और प्रवेश करें। सुंदर महिला ने सू यांग को एक पीला कार्ड दिया और अब उन्हें परेशान नहीं किया गया। ये है? सू यांग ने क्यू से पूछा। ये पीला कार्ड, हमें 5वीं मंजिल तक ऊपर जाने की आवश्यकता है। सू यांग ने सिर हिलाया और कहा, रास्ता दिखाओ। कुछ ही देर बाद वे नौ स्प्रिंग हॉल में घूमे और सू यांग के हाथ में पीला कार्ड देखकर एक अन्य कार्यकर्ता उनके पास आ गया। क्षमा करें प्रिय अवकाश, लेकिन पहली 5 मंजिलों के सभी कमरे पहले से ही शामिल हैं। यदि आपको यहाँ इंतजार करने में कोई कठिनाई नहीं है तो कृपया वहाँ कमरे में आराम करें, अन्यथा आप बाद में वापस आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह तुरंत शांत हो गया। अब क्या? सू यांग ने क्यू से पूछा, जो स्थिति से थोड़ा खराब लग रहा था। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें। इतना देखने के बाद क्यू ने अपनी स्टोरेज रिंग की खोज शुरू कर दी। कुछ सेकंड बाद उसने एक जेड चित्र निकाला और उसे कार्यकर्ता पर फेंक दिया। क्या अब कोई मुफ्त कमरा है? उन्होंने कार्यकर्ता से कोल्ड स्वर में पूछा। मुझे खेद है लेकिन यह। कार्यकर्ता ने जेड तस्वीरों को देखने के लिए अपना सिर नीचे करते हुए कहा। टी यह है। अचानक चौंका देने वाला, मानो वह कोई आम आदमी हो जिसके पास कीमती सोना हो। फिर एक संकी भाव के साथ उसने क्यू से पूछा, तुम ये कहाँ से मिले हो? यदि यह नकली है, अपने दिमाग का उपयोग करें। क्या आपको लगता है कि किसी ने भी उसके नाम के साथ फर्जीवाड़ा किया है? उसकी बातों से हैरान कर्मचारी ने सिर झुकाया और माफी की अनुमति दी, कृपया एक क्षण रुके जब तक मैं अपने बुजुर्गों से बात कर लूं। इस बीच मूल्यवान अतिथि 8वीं मंजिल पर अपनी पसंद के किसी भी मुफ्त कमरे में रुक सकते हैं। इस अवलोकन के बाद कार्यकर्ता मंची और हाथ में जैद विवरण लेकर कहीं भाग गए, जिससे सू यांग को आश्चर्य हुआ कि अभी क्या हुआ था। तुमने उसे अभी क्या दिया? उसने जिज्ञासापूर्वक पूछा। यहाँ मेरे किसी जानने वाले ने बस एक दोस्त की है, उसने उत्तर दिया। क्या आप इसे अभी भी बाहर वाली महिला को नहीं दिखा सकते थे? इससे बनी चीजें और भी आसान हो जाती हैं। उसने अपने सिर को हिलाकर रख दिया। और मुझे अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि आप उस बारे में जानते हैं जिसे मैं तब से जानता हूं, लेकिन क्या आप पिछले कुछ 100 वर्षों से उसी ठंडे धागे के साथ रहे हैं? यह मुझे पहली बार याद आया जब हम यहाँ थे। हाँ, वह छोटी लड़की साउथ नट महिला में कैसे बदल गई? क्यू उसकी बातों पर कड़वाहट से मुस्कुराया। हो सकता है कि दुनिया भर में पीछा किए जाने का इससे कुछ लेना देना हो। अगर मैं वैसा ही रहता तो मैं पवित्र चंद्रमा महल से बच नहीं पाता। इस विशाल ब्रह्मांड में आपसे दोबारा मिलने की बात तो दूर की बात है। उद्धरण चिन्ह। सू यांग एक पल के लिए चुप हो गई। बेशक अपने ही परिवार द्वारा दुनिया भर में पीछा किए जाने के बाद वह बदल जाएगी, एक ऐसी दुनिया में अकेले सैकड़ों साल बिताने का तो जिक्र ही नहीं, जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। ये बहुत अजीब होगा अगर वह इन सभी कठिनाइयों के बाद भी नहीं बदली। चलो 8वीं मंजिल पर चलते हैं। हालांकि क्यू ने अपनी अविवेकपूर्ण टिप्पणियों के लिए सू यांग के प्रति नाराजगी का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह बस इस बात से खुश थी कि वे अब साथ हैं। सू यांग ने चुपचाप सिर हिलाया। अब आप सचमुच एक वयस्क महिला हैं, है ना? जब वह ऊपर की मंजिल पर उसके पीछे गया तो उसने मन ही मन सोचा। अध्याय 144 3 प्राचीन अकादमी। 8वीं मंजिल पर पहुंचने वाले एक लंबे नक्षत्र वाले ने उनका स्वागत किया। इनमें से 3 कमरे पहले से ही सबसे पहले थे, जबकि 5 खाली थे, इसलिए क्यू ने बेतरतीब से एक को चुना और उसके पास का क्षेत्र। उसके बाद सू यांग और जियो रोंग आए। 3 व्यवसायों वाले कमरे में से उनमें से एक ने एक दरवाजा खुला छोड़ दिया, और जब सू यांग ने अपने कमरे से तो युवा पुरुषों और महिलाओं के एक बड़े समूह को खुशी से भोजन करते देखा, उनकी उपस्थिति का पता चला था वे एक ही जगह से शिष्य थे। स्वाभाविक रूप से जब सू यांग ने शिष्यों के समूह को देखा तो उन्होंने भी उस पर ध्यान दिया। वे कौन हैं? मैं उन्हें या उनके कपड़ों को पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन बाकी 8वीं मंजिल पर खाना खाने में सक्षम हैं, इसलिए वे किसी शानदार पृष्ठभूमि से होंगे। शिष्यों में से एक ने चमत्कार स्वर में कहा, जब वह सू यांग के समूह को थोड़ा सा भी पहचान नहीं सका, जो कि ये देखना बेहद दुर्लभ है कि यदि वे उनके साथ एक ही लक्ष्य पर भोजन करते हैं तो उन्हें प्रसिद्ध होना चाहिए। क्या आप में से कोई उन्हें पहचानता है?
शिष्यों से प्लेसमेंट लगा। अन्य शिष्यों ने तुरंत अपना हिल सिराया। उनमें से कोई भी सुयांग के ग्रुप में दाखिला लेने में सक्षम नहीं था। क्या इस मंजिल में प्रवेश करने की क्षमता रखने वाले को हम में से कोई भी कैसे नहीं पहचान सकता? सुयांग के ग्रुप की रहस्यमयी उपस्थिति ने इन यंग व्यू की जिज्ञासा को तुरंत बढ़ा दिया। हम में से किसी ने एक आकर्षक बात क्यों नहीं की? उन्हें एक ने अचानक सुझाया। ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन कौन होगा? सभी ने एक दूसरे पर नजर डाली। स्पष्ट रूप से उनमें से कोई भी सुयांग के ग्रुप का शेयर करना नहीं चाहता था। ऐसा अनोखा हुआ कि वह अज्ञात से डर रहा था। ये बकवाद बंद करो। मेज के अंत से अचानक एक सख्त आवाज। हम आज यहाँ वृद्ध बहन वू की प्रधान शिष्या के रूप में वेशभूषा के लिए आए हैं, न कि उन अजनबियों को परेशान करने के लिए। हमें लेना देना नहीं है। शिष्यों ने उस खूबसूरत लड़की की ओर देखा जिसे अभी अभी बोला था, फिर उसके बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की की ओर से क्षमाप्रार्थी भाव से बोले, आप सही कह रहे हैं, हम यहाँ मूर्ख नहीं बने हैं। बड़ी बहन वो, हमारा यह मतलब नहीं था। क्षमा करें, मुझे कोई फर्क नहीं चाहिए, प्रतिमा वाली खूबसूरत युवा महिला ने कहा, और वह जारी रही। दरअसल मुझे भी ये दिलचस्प लगता है। उनके शब्दों ने वहां उपस्थित शिष्यों को स्थिर कर दिया। उसे यह दिलचस्प लगा। वहां के शिष्यों को अच्छी तरह से पता था कि उनकी बड़ी बहन वो को वास्तव में बहुत छोटी चीजें दिलचस्प दिखती हैं। असल में वह आमतौर पर ऐसी किसी भी चीज में कोई भी चीज नहीं जो खेती नहीं करती थी। उनके बगल में मौजूद खूबसूरत सुंदरियों ने बड़ी बड़ी आंखें देखीं। वह कई वर्षों से जानता है, लेकिन ये पहली बार है कि उसे कोई ऐसी चीज दिखाई दी जो खेती की तकनीक नहीं थी, किसी और इंसान की तो बात ही दूर। वह हरे कपड़े वाला युवक। मुझे आश्चर्य है कि उसका नाम क्या होगा? बुजुर्ग बहन वो की धमाकेदार आवाज में बुदबुदाने लगी, जो सभी ने सुना। शिष्यों ने उसकी ओर से स्थिर निगाहें देखी। उनके मुख से सीला हो गया। सीनियर ब्रदर सिस्टर वो, आप क्या ठीक हैं? क्या आपने शायद बहुत अधिक स्पिरिट वाइन पी है? उसके बगल वाले खूबसूरत आदमी ने कंपाटी आवाज में पूछा। शायद मुझे बहुत ज्यादा शराब पी है, इसलिए मेरा शरीर सामान्य से ज्यादा गर्म लग रहा है। बुजुर्ग बहन वो अचानक हुई और दरवाजे के पास। आप चाहते थे कि कोई हमारी करे, है ना? मैं बात करूंगा। उन शब्दों में तुरंत बाद कहा गया। वृद्धा बहन वो रूम से बाहर चली गईं, जहां वहां मौजूद सभी लोग रुक गए। सीनियर बिजनेस बहन वो, क्या वह अभी उस युवा में रुचि रखती है? एक शिष्य ने जोर जोर से संदेह जताते हुए पूछा। असंभव, खूबसूरत दिखने वाला क्रोधित से चिल्लाया। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस शख्स को खा लिया जिसने ये शब्द कहे थे। तुम्हें ऐसे दृश्य की झलक कैसे हुई? उसका ऐसा अनादर करने के लिए। उनके शौक अभी अभी बोलने वाले शिष्य ने अपना माथा किचन को माफी मांगते हुए कहा, मैं अपने अभी के अपरिपक्व विचारों के लिए बड़प्पन भाई झांग से माफी मांगता हूँ। हम्फ, मेरे सामने से हट जाओ। बुजुर्ग छात्र भाई झांग ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और शिष्य बिना पीछे देखे तेजी से वहां से चले गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह तुरंत शांत हो गया और खुशी का संत तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह एक उदास भावना ने ले ली। कुछ और सेकंड के बाद सुंदर युवा बोला, मैं भी बड़ी भाभी बहन वो के साथ मंदबुद्धि। जब बुजुर्ग छात्र भाई झांग कमरे से बाहर निकले तो वहां मौजूद शिष्यों को राहत की सांस ली। शिष्यों में से एक ने एक याचिका में कहा, वरिष्ठ आश्रम भाई झांग को केवल यही बात पसंद है कि बड़े शिष्य बहन ने किसी अन्य व्यक्ति में रुचि दिखाई, जबकि हमेशा किसी मित्र भाई झांग की तरह उनके साथ दोस्ती बनी रहती है। नहीं दिखाया गया। शश। वहां मौजूद कई लोगों ने अभी अभी जो भी ये शब्द कहा उसे तुरंत चुप करा दिया। क्या आप मरना चाहते हैं? हाँ, और इसका असर बाद में हम पर भी पड़ेगा। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक ने अचानक पूछा, क्या आप कोई और देखना चाहते हैं? उस प्रश्न का उत्तर कक्ष में सारसर शांति से दिया गया। कियू द्वारा चुने गए कमरे के अंदर सुयांग सीढ़ी से खिड़की के पास हल्की हवा का आनंद ले रही थी। फिर वह शांत भाव से दरवाजे की ओर देखने लगा। कियू और जियोरोंग ने भी उसका पीछा किया और खाली प्रवेश द्वार की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। कुछ सेकंड बाद जब वे दरवाजे की ओर देखने लगे तो उनके दरवाजे के सामने एक खूबसूरत युवा महिला की आकृति दिखाई दी, जिसका चेहरा थोड़ा लाल था। आप यहाँ एक कार्यकर्ता की तरह नहीं लग रहे हैं। कियू ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। आप क्या चाहते हैं? मेरा नाम वू जिनजिंग है, जो होली स्वॉर्ड अकादमी की शिष्या है, उसने कियू के ठंडे स्वर के बावजूद शांति से उत्तर दिया। पवित्र तलवार अकादमी। अपनी पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद कियू ने भौहें चढ़ा लीं। 3 प्राचीन अकादमी में से कोई हमसे क्या चाहता है? उसने मन ही मन सोचा। हाँ, क्या आपने हमारे बारे में सुना है? वू जिनजिंग ने विनम्र व्यवहार करना जारी रखा, यहाँ तक कि जानबूझकर अपनी स्थिति से परहेज भी किया। बेशक, मैंने होली स्वॉर्ड अकादमी के बारे में सुना है, जो 4 सीजन्स अकादमी और टायर एंड फिजिक अकादमी के साथ 3 प्राचीन अकादमी में से एक है, लेकिन ऐसी पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति हमसे क्या चाहता है? कियू को 3 प्राचीन अकादमी के नामों को लापरवाही से बोलते हुए सुनकर जैसे वह उन्हें अपनी आंखों में भी नहीं डालती, वू जिनजिंग की रुचि उनमें बहुत बढ़ गई।
अध्याय 145। भले ही मैं आपसे अपना बिस्तर गर्म करने का अनुरोध करूं, सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है, वू जिनजिंग ने शांत स्वर में कहा, जो स्पष्ट रूप से अपने दृष्टिकोण पर संदेह कर रही थी। मैं यहाँ केवल आप सभी का स्वागत करने आया हूँ, क्योंकि इस महाद्वीप में बहुत कम लोग हैं जो 8वीं मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं, जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, और मेरे मित्र शिष्य भी काफी उत्सुक हैं। बाकी आपकी पृष्ठभूमि मेरे लिए कोई उद्धरण नहीं लिखा। इसके बजाय इस बिंदु पर वू जिनजिन ने कियू को अंतिम कर दिया और सू यांग की ओर से एक नज़र देखी जो विस्मय से भरी हुई लग रही थी। आप स्पष्ट रूप से केवल पवित्र आत्मा क्षेत्र में हैं, फिर भी। वू जिनजिन की आंखें ऐसे झलकती हैं जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हो जिसका वह सम्मान करता हो, आप इसे देख सकते हैं। सू यांग की नज़रें कुछ ऊपर उठीं और वह एक सुंदर मुसब्बर दिखाई दी, जिससे उनकी रुचि बढ़ गई। कियू ने हैरान कर देने वाला भाव से अपनी ओर देखा। वह किस बारे में बात कर रहा था? हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ। ये बहुत अद्भुत है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। आपकी आयु कितनी है? सू यांग ने फिर पूछा। 29, काफ़ी जवान हो, आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। जिनजिंग ने सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर कोई व्यक्ति वैसा ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी जगह के करीब भी आपके शानदार व्यक्तित्व हैं। मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि आप जो देख रहे हैं वह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे कोई केवल उच्च साधना आधार के साथ देख सके। एक पल की यात्रा के बाद सू यांग ने आगे कहा, यह कहा जा रहा है। आप मुझसे क्या कहते हैं? यदि आप केवल मेरी प्रशंसा करने के लिए यहाँ आए हैं, तो जल्दी से मेरी प्रशंसा करें और आगे बढ़ें। उद्धरण चिन्ह। कियू इस बात से स्तब्ध थी कि स्थिति कितनी आगे है। हो भी क्या रहा था? यह उसके बारे में क्या कह सकता है जो उसने नहीं देखा? तुम्हारी इस तरह की कहानी कैसे हुई? प्रश्नोत्तरी से क्या लगता है कि तुम कौन हो? एक चिड़चिड़ी की आवाज में अचानक आई चमक, और एक खूबसूरत युवा वू जिनजिंग के डिज़ाइन के समान लेकिन अलग रंग के कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। सू यांग ने इस नवगंतुक को देखा और नटवर में बोली, यह उचक कुत्ता कहाँ से आया? क्या वह साथ में है? कौन? तुमने मुझे क्या कहा, कमीने? जूनियर बिजनेस भाई झांग, कृपया पीछे हटें। जिंज ने कोल्ड स्वर में उन्हें वो कहा। वह अपनी शक्ल सूरत से साफ तौर पर नाखुश थी। लेकिन बुजुर्ग महिला बहन वो, आपसे किस तरह से कम बात होती है? वह अनादर और व्यवहार से भरी है जैसे कि वह आपके ऊपर है। क्या उसे ये भी पता है कि वह किसे देख रही है? मैं खुद को नहीं दोहराऊंगा। जिंजन ने अर्नहेन को सूचीबद्ध किया, जिससे सुंदर युवा को उसके पीछे के रुख से पहले निकोलस कांपने लगा। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो पद छोड़ दो। मैं अभी भी अपने शिष्यों के लिए अलग अलग पार्टियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। वू जिनजिंग ने फिर सू यांग को प्रणाम किया और गंभीर आवाज़ में माफ़ी मांगी। उनकी इस हरकत से उनके पीछे जांग एनालॉग वाले युवा को बहुत सदमा लगा। उन्होंने जिनजिंग को इस तरह का अभिनय करते हुए पहले कभी नहीं सुना है, अपनी आंखों से तो इसे देखना भी नहीं। ऐसा लग रहा था मनो वह उस आदमी का आदर कर रही हो। अप्रभावी, उसकी बड़ी बहन वो नहीं। जहां तक आपका पहला सवाल है, वू जिनजिंग की नज़र इस बार गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रही हो। क्या मैं इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के लिए लेबल कर सकता हूँ? क्या आप गंभीर हैं? सू यांग ने शांति से पूछा। क्या मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? जिंज के आसपास की हवा उत्साह से वो हिलने लगी। पवित्र तलवारों के शिष्य के रूप में नहीं, तलवारों के स्वामी के रूप में मेरी तलवारों का अनादर होगा। मैं अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलना पसंद है तो बाद में भी इसे मियाँ में रखूं। वो ये जिनजिंग ने स्टोरेज रिंग, उस पर रांगा उंगली वाली और लाल ब्लेड वाली एक स्टील की तलवारें दिखाई गईं। राक्षस वध करने वाली तलवारें। जांग एनालॉग वाले युवाओं ने वू जिंज की कमीन में तलवारों को तुरंत पहचान लिया। यह उनके तलवारों के संग्रह में सबसे प्राचीन और शक्तिशाली तलवारें थीं, और यह कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें उन्होंने केवल अपने जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान ही सामने लाना चाहा था। इसका मतलब क्या है? बड़े भाई बहन वू ने अचानक दानव वध करने वाली तलवारें क्यों निकालीं? उसने इस आदमी से लड़ाई की योजना क्यों बनाई है? क्या वह केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में है? मुझे देखने के लिए पद छोड़ें बाद में भी। जिनजिंग के पीछे के युवा ने अपने जीवन में किसी भी चीज़ से परे हतप्रभ का अनुभव किया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस दुनिया को वह जानता है वह उल्टी हो गई है। आप कहते हैं तलवारों का उस्ताद? सू यांग ने हंसते हुए कहा। हालांकि मैं इसे अपने आसपास की प्राकृतिक तलवारों को देखने में सक्षम होने के लिए दे दूंगा, फिर भी तुम असली तलवारबाज बनने के करीब भी नहीं हो। हालांकि जिनजिंग को इस दुनिया के विशेषज्ञ वू द्वारा भी एक तलवारबाज के रूप में जाना जा सकता है, फिर भी वह अपनी नज़र में एक सच्चे तलवारबाज मानने के लिए बहुत हरी थी। दिव्य स्वर्ग में तलवारबाजों की तुलना में वह किसी ऐसे व्यक्ति से अलग नहीं था जिसने अपने जीवन में पहली बार तलवारबाजी की थी।
जिनजिंग ने अपने शब्दों को सुनने के बाद वू को अपने मूडी लैब के लिए कहा, जिसने अपने शीर्षक की अनदेखी की जिस पर उसे गर्व था, लेकिन उसने अपना खंडन नहीं किया। वह नहीं कर सकता था, तब नहीं जब उसका सामने वाला व्यक्तित्व भयंकर मात्रा में तलवार क्यूई से छीन ली गई थी। जब कोई व्यक्ति अपने शस्त्रागार हथियार के साथ एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो वह उस हथियार से संबंधित एक विशेष प्रकार के क्यूई का उपयोग करना शुरू कर देता है। कि सू यांग तलवार क्यूई का अभ्यास करता है क्योंकि वह तलवारों के साथ है स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि तलवार क्यूई को तलवार के इरादे के साथ कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तलवार का उद्देश्य केवल सरसर अनुभव के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है, जबकि तलवार क्यूई को तलवार के इरादे के साथ एक आभा के रूप में दर्शाया जा सकता है। में विकसित होगी। एक चरम आकाशीय आध्यात्म क्षेत्र की तरह आप भी किसी को चुनौती दे रहे हैं। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? कियूयू ने ब्रूभंग से वू जिनजिंग को देखा। सच्चा आत्मा क्षेत्र। केवल एक मूर्ख ही इस तरह के भेष से मूर्ख बनाया जा सकता है जब वह तलवार क्यू से ग्राह हो जो मेरे संप्रदाय के शास्त्रीय तलवार क्यू से भी आगे निकल जाए। एक भेष हो। सू यांग मुस्कुराए। सू यांग को घेरने वाली शक्तिशाली तलवारें क्यूई के कारण वू जिनजिंग को विश्वास नहीं हुआ कि सू यांग केवल पवित्र आत्मा क्षेत्र में थी। मुझे अपनी तलवारों का अनुभव देने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन मुझे इससे क्या मिलेगा? अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं अपनी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, खासकर अगर यह सिर्फ किसी छोटी लड़की के मनोरंजन के लिए है। यह उसके लिए भी थका देने वाला होगा यदि वह अपने नवीनतम रूप से ड्रू कल्टीवेशन बेस के साथ अपने तलवार के इरादे की पूरी क्षमता के उद्देश्यों से अधिक का भी उपयोग करता है। छोटी बच्ची। पहले कभी किसी ने उसे इस तरह से परेशान नहीं किया था, लेकिन किसी अजीब कारण से वू जिनजिंग को अपमान महसूस नहीं हुआ। अगर आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं तो मैं आपसे कुछ भी कहना चाहता हूं, उन्होंने एक क्षण बाद कहा। कुछ भी? सू यांग शांत रह रही है और पूछ रही है, भले ही मैंने तुमसे अपना आकर्षक हॉट करने का प्रस्ताव रखा। कमीने, तुम क्या चिल्ला रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं चाहिए। जिंज ने अचानक क्रोधित झांक वो को रोक दिया। हो। सू यांग को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी जल्दी और इतने शांत तरीके से जवाब देगी। फिर वह खड़ा हो गया और उसने अपनी बाहें में कुछ विवादित तर्क मांगे, जैसे कि वह कुछ मांग रही हो। क्या फे के पास कोई तलवार है जिसे मैं उधार ले सकता हूँ? जो मेरे पास है वह ऐसा नहीं चाहता, सू यांग ने कहा। अध्याय 146। आइए अपने गंदे कपड़े हटाकर शुरुआत करें। तुम्हारे स्तर के तलवारबाजों के पास अपनी तलवारें नहीं हैं। ये कैसा मजाक है? वू जिंज ने बर्नहे स्टैटिस्टिकल ने कहा। सू यांग मुस्कुराए और उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, इतनी क्षमता की जगह क्या मुझे अपनी तलवारें भी लानी होंगी? जिंज की बिकवाली हो गई। वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पवित्र मध्य महाद्वीप को भी अपनी नज़रों में नहीं रखता? ठीक है, मैं एक तलवार उड़ दूंगा। इस अवलोकन के बाद वू जिनजिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक और तलवारें निकालीं। हालांकि इसकी तुलना दानव वध तलवारों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन गुणवत्ता के मामले में ये बहुत पीछे नहीं थी। काली क्रिस्टल तलवारें। उनके कनिष्ठ शिष्य झांग ने इस तलवार को दिल की नज़र से पहचान लिया। दानव वध की तलवारें प्राप्त करने से पहले यह वू जिनजिंग की पसंदीदा तलवारें थीं। हालांकि ये दानव वध करने वाली तलवारें इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ बनी यादों के कारण दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया गया है। सू यांग ने प्रतिस्पर्धा से तलवार स्वीकार कर ली। ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फिर उसने मुचा और बोला की ओर कहा, इस कमरे में हम दोनों के चारों ओर एक रक्षात्मक संरचना बनी है। मैं इस शहर को संरक्षित नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिनेज और शिष्य झांग दोनों वो अपनी बातों से हतप्रभ लेख। शहर को रिकॉर्ड में बदला दो। क्या ये भी संभव है? उसने क्या सोचा कि यह शहर किस चीज़ से बना है? गंध। कियू ने सिर हिलाया और अपनी उंगलियों को कलात्मक अंदाज में इधर उधर घुमाया, जैसे वह हवा में चित्र बना रही हो। कुछ सेकंड बाद एक बड़ा अर्ध पैराडायनाया बॉक्स, बाद में होटल 1 फुट था। सू यांग और वू जिनजिंग दोनों को बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें और कमरे में बाकी सभी को अलग कर दिया गया। कितना मोटा ब्लॉक है! जिनजिंग ने पहले कभी इतनी शक्तिशाली रक्षात्मक वू संरचना नहीं देखी है। उसने कियू को देखा, जो शक्ल और रोमन दोनों में सामान्य लग रही थी, एक नई रोशनी के साथ। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ऐसा कोई संभावित तरीका नहीं है कि एक साधारण लड़की सू यांग किसी व्यक्ति का पीछा कर रही हो। लेकिन वह अब भी अपना कल्टीवेशन बेस क्यों नहीं देखता? वह उस स्तर पर क्या हो सकता है जिसे वह, एक चरम खगोलीय आत्मा क्षेत्र के स्वामी, भी महसूस नहीं कर सकता है? यह अजीब पागलपन वाले शब्दों के अलावा और भी कुछ भरा हुआ है जिसे वह समझ नहीं पाता है। वे वास्तव में कौन हैं? और उन्हें अभी तक दुनिया द्वारा सैद्धांतिक रूप से कैसे नहीं मिला? ये कौन सी बेकार चीज़ है? रक्षात्मक अपनी संरचना को देखकर सू यांग ने सिर हिलाया। क्या आप भी सिर्फ मेरे कल्टीवेशन बेस की वजह से मुझे कमा रहे हैं? यूयू ने अपनी ओर से चौड़ी आंखें देखीं। उसे कम अदाना। वह क्या कह रहा है कि यह रक्षात्मक बाधा जो संप्रभु आत्मा क्षेत्र में किसी के द्वारा किए गए हमलों को भी आसानी से रोक सकती है, सात्विक आत्मा क्षेत्र में उसके हमलों को गहराई में सक्षम नहीं किया जाएगा।
और जैसे ही वह संरचना को मजबूत करने के लिए तैयार हुई, सू यांग ने अपना हाथ उठाकर उसे रुकने के लिए कहा और कहा, भूल जाओ, ये चलेगा। फिर वह वू जिनजिंग की ओर मुड़ा। क्या आप तैयार हैं? उसने पूछा। वू जिनजिंग ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और गंभीर तरीके से सिर हिलाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन वू, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य झांग मोटी बाधा के पीछे से चिल्लाया, लेकिन अफसोस, वू जिनजिंग ने उसे जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई, उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सू यांग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक बार अगर तुम मुझसे एक वार लेने के बाद भी खड़े रह सकते हो तो मैं इसे तुम्हारी जीत मानूंगा। उसके अहंकारी शब्द सुनकर वू जिनजिंग की आंखें तेज हो गईं। एक प्रहार। हालांकि मैं आपकी तलवार क्यूई का सम्मान करता हूं, क्या आप मुझे बहुत कम नहीं आंक रहे हैं? भले ही आप संप्रभु आत्मा क्षेत्र में हो, आप मुझे एक प्रहार से नहीं हरा पाएंगे। फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सू यांग ने कहा, गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हें हराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वू जिनजिंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसे इस बात का अपशकुन होने लगा है। कमरे में माहौल अचानक अंधकार में हो गया और सू यांग के शरीर से हत्या के इरादे निकलने लगे। आप। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझकर वू जिनजिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। एक और शब्द कहे बिना सू यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपने हाथों में तलवार उठाना शुरू कर दिया, जब तक कि वह उसके सिर के ऊपर नहीं आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह लॉक काटना चाहता था और उसके आसपास की आभा हर सेकंड के साथ साथ भीतर के दबाव के साथ मजबूत होती गई। गठन तेजी से सघन होता जा रहा है। वू जिनजिंग ने तलवार पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली, यहाँ तक कि अकेले तनाव से उसे थोड़ा पसीना भी आने लगा। हालांकि सू यांग कई क्षणों के बाद भी नहीं हिली, वह उसी स्थिति में जमी हुई लग रही थी। कुछ और सेकंड के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसकी आंखों का रंग अब काला नहीं बल्कि सुनहरा था। इसके अतिरिक्त उसके शरीर से भारी मात्रा में स्वॉर्ड इंटेंट फूटा और तेजी से संरचना में भर गया। ये भावना क्या है? वू जिनजिंग को सू यांग के आसपास एक अलौकिक एहसास महसूस हो सकता था, लेकिन वह इस एहसास को समझ नहीं पाए, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ऐसी चीज को देख रहा हूं जो इस दुनिया से बाहर है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया में नहीं है, लगभग एक प्रकार के दिव्य प्राणी की तरह। मत मरो, छोटी बच्ची। जैसे ही उसने उन शब्दों को कहना समाप्त किया, उसके हाथ में मौजूद तलवार ने तारों से भरे आकाश की तरह अंधेरे में छोटी छोटी रोशनी के साथ काली आग की लपटें पैदा करना शुरू कर दिया, जब तक कि पूरी तलवार पूरी तरह से काली लौ से घिर नहीं गई। इससे पहले कि सू यांग ने तलवार नीचे घुमाना शुरू किया, क्यूयू द्वारा बनाई गई रक्षात्मक संरचना तलवार से उत्सर्जित होने वाली सरासर ऊर्जा के कारण पहले से ही काम रही थी। यह है। तलवार से जारी होने वाली अत्याचारी शक्ति को महसूस करके वू जिनजिंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, जो किसी भी तकनीक से बेहतर है जो उसने पहले कभी देखी है, और तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वह निश्चित रूप से इतने शक्तिशाली हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगी। रुको, अगर तुम मुझ पर उस तरह से हमला करो। इससे पहले कि वू जिनजिंग अपना वाक्य पूरा कर पाती, सू यांग के हाथों में ऊर्जा से भरपूर तलवार पहले से ही उसकी दिशा में कट रही थी। पहला असुर रहस्य, स्वर्ग को निगलने वाला प्रहार। सू यांग ने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई और टिमटिमाती काली लपटों से ढका प्रकाश का एक चाप तलवार से निकला और डरे हुए वू जिनजिंग की ओर उड़ गया। मैं निष्क्रिय हूँ। आने वाले प्रक्षेप्य को रोकने के बारे में भूल जाए। वू जिनजिंग तलवार से आने वाले दबाव से इतनी भयभीत थी कि वह अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ थी, जिसके कारण वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ी होकर अपने निधन का इंतजार कर रही थी। प्रभाव पड़ने पर काली लपटें फूट पड़ीं और पूरी रक्षात्मक संरचना काली लपटों से भर गई, जिससे बाहर से कोई भी दृश्य अवरुद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त रक्षात्मक संरचना, जो एक सॉवरेन स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ के चौतरफा हमले को भी रोक सकती थी, हर जगह लाइनों के साथ टूटना शुरू हो गई, क्यूयू को स्तब्ध कर दिया, जिसने वास्तव में इस प्रभाव के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। यदि सू यांग ने रक्षात्मक गठन के बिना इस हमले का इस्तेमाल किया होता, तो यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती अगर इसने शहर के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया होता। और यदि कोई अब आकाश की ओर देखे तो वह देखेगा कि आकाश में सभी बादल किसी कारण से तितर बितर हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे विभाजित कर दिया हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन वू। शिष्य झांग का चेहरा पीला पड़ गया और वह सदमे से चिल्लाया, वाय तुम कमीनो, तुमने उसके साथ क्या किया? अगर उसे कुछ हुआ तो पूरी पवित्र तलवार अकादमी तुम्हारे सिर के पीछे होगी। वह क्यूयू की ओर मुड़ा और चिल्लाया। क्यूयू ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और चुप रही, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वू जिनजिंग जैसा मास्टर भी उस पैमाने के हमले से बच नहीं पाएगा। शिष्य झांग की कुछ और उत्सुकता भरी प्रतीक्षा के बाद अंततः उसने देखा कि काली आग की लपटें गायब होने लगी थीं। एक बार जब सभी काली लपटें शांत हो गईं और वे बैरियर के अंदर देखने में सक्षम हो गए, तो शिष्य झांग की चिंतित कांपना बंद हो गई। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन वू। वह उसे अभी भी जीवित देखकर बहुत प्रसन्न था। दरअसल वू जिनजिंग अभी भी सांस ले रहा था और उसके कपड़े थोड़े गंदे और फटे होने के बावजूद वह किसी भी तरह से सुरक्षित लग रही थी। हालांकि
वह अपने नितंबों के बल फर्श पर बैठी थी और उसका घबराया हुआ चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था, और अगर कोई बारीकी से देखे तो वे उसके वस्त्र के नीचे एक अंधेरा क्षेत्र देख पाएंगे। अनुभव इतना भयानक था कि वह एक चरम स्वर्ग आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने खुद को अनियंत्रित रूप से पेशाब कर लिया था। जहां तक सुयांग की बात है, वह हमेशा की तरह शांत भाव के साथ वहां खड़ा था। उसने अपने हाथों में स्वर्ग श्रेणी की तलवार को देखा और क्षमाप्रार्थी स्वर में बोला, ऐसा लगता है जैसे तलवार मेरी तलवार को संभालने में सक्षम नहीं थी, तकनीक टुकड़ों में बदल गई। तुम जानबूझकर क्यों चूक गए? वू जिनजिंग ने अपने प्रिय खजाने के नष्ट होने पर ध्यान नहीं दिया और सुयांग से पूछा। उसकी आवाज़ सदमे से थोड़ी कांप रही थी। यदि सुयांग ने काली लौ छोड़ने से पहले झूले को समायोजित नहीं किया होता तो उसका शरीर निश्चित रूप से लकड़ी का कोयला बन गया होता, शायद उसका अस्तित्व ही मिट गया होता। अगर मैंने सचमुच तुम्हें मार डाला तो तुम मेरा बिस्तर गर्म नहीं कर पाओगे, है ना? उसने सहजता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक क्षण की चुप्पी के बाद वू जिनजिंग ने चेहरे पर पराजित मुस्कान के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। मैं हार गई, उसने बुदबुदाया। दुर्भाग्य से भी। फिर वह खड़ी हो गई और सुयांग को गहराई से प्रणाम करने के लिए अपने शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा नीचे कर लिया। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। यदि आप नहीं होते तो तलवार के प्रति मेरा प्यार मेरे अनुभव से सीमित होता, उसने कहा, उसकी आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई थी। इतना कहने के बाद वू जिनजिंग ने अपना सिर उठाया और गंभीर भाव से सुयांग की आंखों में देखा। जहां तक आपके अनुरोध की बात है, कृपया मुझे आपका बिस्तर गर्म करने की अनुमति दें। वू जिनजिंग ने ईमानदारी से बात की। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन वू। शिष्य झांक जोर से रोया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपने प्यार को उससे चुराया हुआ देखा हो। आपको उसके अनुरोध को इतनी गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे मनाने की कोशिश करता रहा। बिना पीछे देखे वू जिनजिंग ने शांति से कहा, हालांकि ऐसा नहीं लग सकता है, मैं उसके अनुरोध के कारण ऐसा नहीं कर रहा हूं। उसकी क्षमता का एक तलवारबाज। भले ही उसने नहीं पूछा हो, मैं स्वेच्छा से खुद को इसके लिए प्रस्तुत करूंगा उसे। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन वू। शिष्य झांग हताश लग रहा था, उससे भी अधिक वह कुछ क्षण पहले ही था जब बैरियर काली आग की लपटों से भर गया था। वू जिनजिंग ने अब उसकी परवाह नहीं की और सुयांग को देखना जारी रखा। आपको मेरी सेवा कब चाहिए? उसने अचानक पूछा। सुयांग मुस्कुराई और तुरंत उत्तर दिया, अभी मेरे पास बहुत समय है। अब? वू जिनजिंग ने आश्चर्य की दृष्टि से दोहराया। क्यों? क्या तुम यहाँ ऐसा करने से डर रहे हो? ऐसा नहीं है। वू जिनजिंग पहली बार इस बिंदु पर शर्माया। अभी मैं थोड़ा गंदा हूँ। जब उसने गंदा कहा तो वह गलती से खुद पेशाब कर देने की बात कर रही थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुयांग मुस्कुराती रही। वू जिनजिंग चुप हो गए। एक पल और सोचने के बाद आखिरकार उसने कहा, अगर आप कहें तो। वू जिनजिंग ने फिर अपने साथी शिष्य की ओर घूर कर देखा और शांत स्वर में लेकिन धमकी भरे स्वर में कहा, आप इस कमरे को छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे चेहरे से बाहर निकलो। उसने अनजाने में वही शब्द दोहराए जो उसने दूसरे शिष्य से कहे थे। उसकी आंखों में हत्या का इरादा देखकर शिष्य झांग अनिच्छा से कमरे से बाहर चला गया। जहां तक सुयांग की बात है, उसने बिना कुछ कहे केवल मुस्कुराहट के साथ क्यूयू की ओर देखा। तुम विकृत जंगली हो। क्यूयू ने क्रोधित तरीके से कमरे से बाहर निकलते हुए गुर्राया। क्यूयू के कमरे से चले जाने के बाद सुयांग ने जियो रोंग की ओर देखा, जो पूरे समय चुपचाप देख रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। खेलने जाना। ये सुनकर जियो रोंग इस नए महाद्वीप का पता लगाने के लिए खुशी खुशी नाइन स्प्रिंग हॉल से निकल गया। एक बार जो लोग उनके नहीं थे उन्हें छोड़ दिया गया। वू जिनजिंग ने दरवाजा बंद कर दिया और सुयांग की ओर मुड़ गए, चुपचाप उसके हिलने का इंतजार करने लगे। हालांकि वह ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन वास्तव में उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। आखिरकार वह अभी भी एक युवती थी। आइए अपने गंदे कपड़े उतारकर शुरुआत करें, सुयांग ने शांत भाव से कहा। वू जिनजिंग ने सिर हिलाया और अपने वस्त्र ढीले करने शुरू कर दिए, जिससे वे फर्श पर गिर गए। अध्याय 147। क्या मैं आपके बच्चे को जन्म दे सकता हूँ? 18 जोड़। एक बार जब वू जिनजिंग पूरी तरह से नग्न हो गई तो सुयांग ने अपने सुंदर शरीर पर अपनी नजरें गड़ा लीं, जैसे वह कोई स्वादिष्ट भोजन देख रही हो। उसके पास एक गड़ी हुई छत थी जो एक घंटे के चश्मे की तरह थी। उसकी कमर की फिटिंग और उसका रंग शर्मा रहा था। उसकी मित्रता त्वचा सफ़ेद जैद की तरह रेशमी क्लस्टर और खंड थी। दिखने वाले स्तनों की एक जोड़ी जिसमें शीर्ष पर उभरती शानदार गुलाबी नोकें थीं और उसके गोरे हाथ उसके बीच के तटों के शौकीनों को थोड़े ढके हुए थे। हालांकि ऐसे मुंह में पानी ला देने वाले दृश्य का सामना करने के बाद भी सुयांग शांत और स्थिर रहे। अगर सुयांग के अलावा कोई और भी उसके मृत शरीर को देख रहा है तो वे पहले ही संभोग के मौसम के दौरान कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति की चुनौती है जिसने तलवारों से प्रशिक्षण लिया हो। आपका शरीर है।
अपने वाक्य के बीच में सुयांग ने अचानक पीछे की ओर से कुत्ता खा लिया और मुंह से खून का झोंका खा लिया, जो कि ताज़ा खून से भर गया था। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसे खून की खांसी होती हुई देख वू जिनजिंग की आंखें चौंधिया गईं। तुम ठीक हो? उसने उससे पूछा। मैं ठीक हूँ, सुयांग ने जल्दी से अपने दोस्त से खून पोंछा और हाथ खींचते हुए कहा। क्या हुआ? यह एक लड़की को प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने का परिणाम है। वह इस समय अपने शरीर पर हर जगह दर्द होने के बावजूद उभरने में आ रही है। हालांकि वह बाहर से बिल्कुल ठीक दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर अस्त व्यस्त था। सुयांग को पहले पता चला था कि उनके कल्टीवेशन स्तर पर इतनी शक्तिशाली तलवार तकनीक का उपयोग प्रतिक्रिया पर किया जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बुरा होगा। यदि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक आप बेहतर स्थिति में न आ जाएं। वू जिनजिंग ने सुझाव दिया, ये चिंता करते हुए कहा कि शायद वह खुद पर बहुत अधिक दबाव डालती है रह रहा है। वह अपनी प्रति स्नेह विकसित करने लगी है, लेकिन अभी भी इसे अनभिज्ञ है। नहीं, मैं ठीक हो गया, उन्होंने उत्तर दिया। वास्तव में मेरे लिए जल्दी स्वस्थ होना अभी भी इसी तरह की आवश्यकता है। एक क्षण की शैले के बाद वू जिनजिंग ने सिर हिलाया। तुम कहते हो तो? उसने कहा। तुम यहाँ क्यों नहीं आए ताकि हम सेवा शुरू करें? सुयांग ने अपने बगल में बड़े शहर की ओर रुख किया। एक बार वू जिनजिंग अपने बगल में थी, सुयांग ने उन्हें मांस पर असामिया, उनके शरीर के ऊपरी हिस्सों को नीचे लिटाया और उनके बालों को किसी रेशमी मेजपोश की तरह मांस पर चढ़ाया था। ये मेरा पहली बार है। तो वू जिन गर्लफ्रेंड जिंज मासूम आवाज में बुदबुदाया। सुयांग ने कहा, बस आराम करो और मुझे सारा काम करने दो। उन शब्दों के अवलोकन के बाद सुयांग ने अपनी खाली पेटी से अपनी कोमल त्वचा का पता लगाया, जिससे वू जिनजिंग की शुरुआत सहारन दौड़ में हुई। वह धीरे धीरे अपनी छाती के बीच से उसे शांत कर रही थी। धीरे 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 धीराए हो गई। जिनजिंग के मुंह से एक अद्भुत महिला की आवाज, जब उन्हें महसूस हुआ कि कोई भी चीज उनके सबसे निजी क्षेत्र को धीरे धीरे से छू रही है, जिसे आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं हिलाया है। एक बार जब सुयांग को लंबे समय तक समुद्र तट के बीच नैराश्य का एहसास हुआ तो उन्होंने उसकी मालिश करना शुरू कर दिया। जिनजिंग ने कुछ समय बाद ही खुशी से कराहना शुरू कर दिया। जब सुयांग ने दिव्य उंगली तकनीक से बाल मालिश करना शुरू किया तो उसकी आवाज आपके कमरे के हर कोने में गूंजने लगी। इतना शोर मचाते हुए क्या स्टॉस की शेयरिंग बात सुनने का डर नहीं लगता? सुयांग ने अपनी बिल्ली की गुफा को अपने दांतों से दबाते हुए एक वैधानिक आवाज उठाई। एक बार जब लेखकों का जिक्र किया गया तो वू जिनजिंग ने अपना मुंह फुला लिया। वह अपनी क्लासिक फिल्मों में इतनी खो गई थी कि वह भूल गई थी कि वे एक निजी कमरे में नहीं बल्कि एक रेस्तरां के अंदर थीं और उसकी शर्मनाक आवाज आसानी से जा सकती थी। हालांकि इसके बारे में विचार के बाद वह पिछले कुछ समय से काफी जोर से बोल रही है, इसलिए अब खुद को चिप्स का कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए वू जिनजिंग ने तुरंत अपना हाथ हटा दिया और सभी को अपनी खुशी सुनाना जारी रखा। कितना डेविलियर! सुयांग की मुस्कुराहट और उसकी तकनीक की आभूषणों को बढ़ाया गया, यहाँ तक कि उसके मुंह पर उसका सुंदर स्तन भी है। कुछ सेकंड बाद वू जिनजिंग को महसूस हुआ कि उनका शरीर विकृत रूप से कांप रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वह फिर से पेशाब करने जा रही हैं। जिनजिंग का शरीर एक चमत्कारी राक्षस से थोड़ा ऊपर उठ गया और तुरंत उसकी हिलते हुए गुलाबी छेद से विचित्र रूप से पानी की बहार हो गई। चमचमाता पानी कई मीटर दूर तक उछला और कई सेकंड के बाद भी नहीं रुका। जिनजिंग को डर था कि वह कभी भी एक बिंदु पर कमिंग करना बंद नहीं कर पाए, यहाँ तक कि पूरे समय शर्म से अपना चेहरा भी ढका हुआ था। एक बार जब उसने अंततः कम करना बंद कर दिया तो वू जिनजिंग ने देखा कि उसका शरीर अप्राकृतिक रूप से प्रभावित हो गया था। पंख लगभग भारी हो गया था और उसके शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे कि दुनिया के सबसे नर्म कॉलेज से लालायित हुई थी। ये बेहद सुखद बात थी और वह इस हॉट हट को हमेशा महसूस करना चाहती थी। हालांकि सुयांग का मन नहीं भरा था। जिनजिंग ने कमिंग करना बंद कर दिया। उसके बाद वह अपनी स्टोरेज रिंग में पहुंची और शराब की एक बोतल लेकर चली गई। कहावत है कि शराब का स्वाद तब सबसे अच्छा होता है जब आपके बगल में कोई एल्यूमिनियम हो। मैं इस पर पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। सुयांग ने बोतल पर लगी सील हटाते हुए कहा। जिनजिंग ने लाल चेहरे से अपनी वो ओर देखा, सोच रहा था कि वह शराब की उस बोतल के साथ क्या करने जा रही है। क्या हथियार? गंदे होने का डर नहीं था। सुयांग आकर्षक, चमत्कारी और बोली, चिंता मत करो, मैं इसे साफा करदा नमूना के लिए कहता हूँ। सुयांग रख बैठी और अपना मुंह वू जिंगजिंग के गुलाबी छेद के ठीक सामने दिया और अपने कोमल साथियों के साथ उसकी रिकॉर्डिंग पर टिक गई। फिर उसने शराब की बोतल को अपने ऊपर झुका लिया और अपने शराब की बोतल के बीच में शराब की बोतल बंद कर दी और तुरंत उसे अपने मुंह से साफ करना शुरू कर दिया, जिससे उसके स्वादिष्ट रस का स्वाद बढ़ गया। वू जिनजिंग आश्चर्य से चिल्लाई जब उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कुछ ठंडा डाला गया है। फिर वह तब चौंक गई जब उसके निचले छेद के माध्यम से कुछ उसके शरीर में प्रवेश कर गया। यह एक अकथनीय अनुभूति थी।
हालांकि पहले तो उसे पता नहीं चला, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि सू यांग वास्तव में उसी समय शराब पीते समय उसे चाट रही थी। इस दृश्य को देखकर वू जिनजिंग के पास शब्द नहीं थे। उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि 10 लाख वर्षों में भी कोई इस तरह से शराब का आनंद ले सकता है। हालांकि उसे इससे कोई समस्या नहीं थी। सच तो यह है कि उसने भी इसका उतना ही आनंद लिया जितना उससे भी अधिक नहीं। ओह, और आतिल्द ममम, वू जिनजिंग ने दुनिया की परवाह किए बिना जोर जोर से कराहना जारी रखा, अगर दूसरे लोग उसे कई क्षण बाद भी सुन सकें। एक बार जब शराब की बोतल ने आखिरकार अपनी आखिरी बूंद गिरा दी, सू यांग उठ खड़ी हुई और एक ताजगी भरी आह भरी। आह, बढ़िया वाइन। फिर उसने वू जिनजिंग की ओर देखा, जो रेस्तरां की मेज पर ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि यह उसका अपना बिस्तर हो, और जोर जोर से सांस ले रही हो, और बोली, क्या आप असली मनोरंजन के लिए तैयार हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। असली मजा? वू जिनजिंग को आश्चर्य हुआ कि अगर फोरप्ले ने पहले ही उसकी आत्मा को लगभग स्वर्ग भेज दिया तो असली मजा कैसा लगेगा। सू यांग ने अपने वस्त्र ढीले करने शुरू कर दिए। एक बार जब उसके वस्त्रों को बांधे रखने वाला कमर का पट्टा फर्श पर गिर गया, तो सू यांग की कठोर छड़ी ने उसे छुपाने वाले वस्त्रों को एक तरफ धकेल दिया और वू जिनजिंग के दृश्य में प्रवेश कर गया, जिससे वह अपनी राजसी छड़ी को उन आंखों से देखने की अनुमति दे रही थी जो उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध लग रही थीं। ये तुम्हारा है। वू जिनजिंग सू यांग की बड़ी छड़ी से चौंक गई और उसे चिंता होने लगी कि शायद यह उसके तंगछेद के अंदर फिट नहीं होगी। और चूंकि वह पहली बार किसी आदमी का खजाना देख रही थी, इसलिए उसे इसे अपने हाथों में पकड़ने की इच्छा महसूस हुई। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? उसने उससे कर्कश आवाज में पूछा, अपने ही अनुरोध से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मेरे मेहमान बनो, उसने सहजता से स्वीकार कर लिया। उसकी स्वीकृति सुनकर वू जिनजिंग मेज के किनारे पर बैठ गया और अपनी छड़ी की ओर बढ़ा। उसने इसे महसूस करने के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग किया, और यह स्टील की तरह कठोर था और यह ऊर्जा से जल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने एक तलवार पकड़ रखी है जो उसके संभालने के लिए बहुत बड़ी थी, एक महान तलवार। वू जिनजिंग का तलवार के प्रति प्रेम अत्यधिक स्तर पर है, और जन्म के बाद से उसने तलवार के अलावा किसी और चीज़ के लिए खुद को इतना मजबूत महसूस नहीं किया है, यहाँ तक कि अपने माता पिता के लिए भी नहीं। लेकिन सू यांग की तलवार को महसूस करने के बाद उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा, बस जैसे कि जब उसने जीवन में पहली बार तलवार उठाई थी। कुछ मिनटों तक सू यांग की छड़ी के साथ खेलने के बाद, यहाँ तक कि उसे अपने मुंह में डालने के बाद, वह अंततः संतुष्ट हो गई। हालांकि वह वास्तव में संतुष्ट नहीं थी। यदि यह सच नहीं होता कि वह वास्तव में यह महसूस करना चाहती थी कि उसकी तलवार उसके शरीर में घुस गई है, तो वह बहुत लंबे समय तक उसके साथ खेलती रहती। एक बार जब वू जिनजिंग का काम पूरा हो गया, तो उसने सू यांग की छड़ी को छोड़ दिया और वापस मेज पर लेट गई। इस बार उसके पैर उसके लिए खुले हुए थे। प्लीज, उसने विनती भरे स्वर में पूछा। सू यांग ने सिर हिलाया और उसके पास आई। जैसे ही उसने अपनी छड़ी की नोक को उसके छेद पर दबाया, वू जिनजिंग ने अचानक कहा, रुको। सू यांग ने चुपचाप उसकी ओर देखा, उसके जारी रहने का इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपका नाम पूछा होगा, उसने थोड़ा अजीब लगते हुए कहा। वह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पूछना कैसे भूल गई जो उसका कौमार्य छीनने वाला है। वह एक बच्ची की तरह महसूस कर रही थी जो किसी चीज से इतना अधिक उत्साहित हो गई कि वह बाकी सब कुछ भूल गई। सू यांग मुस्कुराए और आकर्षक आवाज में कहा, मेरा नाम सू यांग है। सू यांग नाम उसे कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे उसने इसे पहले कहीं सुना हो, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा सोचने की स्थिति में नहीं थी। सू यांग, मेरा एक और अनुरोध है। इस बार वू जिनजिंग ने कुछ चिंतित स्वर में बात की। यह क्या है? यह अचानक लग सकता है क्योंकि आज हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन क्या मैं आपके बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? उसने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उससे पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू यांग चुप हो गई। वू जिनजिंग ने आगे कहा, मैं आपसे हमेशा मेरे साथ रहने और पिता बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं इस एक अनुरोध के अलावा आपसे कुछ भी मांगूंगा। मैं केवल आपके साथ एक बच्चा चाहता हूँ, और कुछ नहीं। वू जिनजिंग को पता था कि सू यांग को एक ऐसा व्यक्ति बनाना जो उसकी समझ से परे है, हमेशा के लिए उसके साथ रहना और एक पिता के रूप में जिम्मेदारी उठाना केवल इच्छाधारी सोच है, लेकिन वह कम से कम अपने उत्कृष्ट जीन के साथ एक बच्चा रखना चाहती थी। उसकी वंशावली जीवित है और संभावित रूप से एक प्रतिभा को जन्म देती है जो एक दिन उसके जैसा होगा। हालांकि उसके जैसी प्रतिभाएं उस संस्कृति तक पहुंच जाएंगी जो उसे कुछ 100 वर्षों तक जीवित रहने की अनुमति देगी, और अक्सर उसे अपना साथी 100 साल के आसपास मिलेगा। वू जिनजिंग काफी भाग्यशाली थी कि उसे इतनी जल्दी सू यांग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया, इसलिए उसे जाने देना केवल बर्बादी होगी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे संदेह है कि उसे सू यांग जैसा कोई दूसरा व्यक्ति फिर कभी मिलेगा। उसकी नज़र में यह अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति थी, खासकर सू यांग जैसे किसी व्यक्ति से मिलने के बाद। तुम चुप क्यों हो? कुछ देर तक उसकी बात न सुनने पर उसने चिंतित भाव से पूछा। क्या मैं आपके बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं हूँ?
सुयांग अचानक मुस्कुराया और उसे जवाब दिए बिना अपने शरीर को आगे बढ़ाया, अपनी तलवार से वू जिनजिंग के कुंवारी छेद को छेद दिया। वू जिनजिंग अचानक प्रवेश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसने अपनी अब तक की सबसे तेज कराह निकाली। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं। चुभने वाला दर्द वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर असली तलवार से वार किया गया हो, लेकिन दर्द के भीतर एक सुखद अनुभूति भी मिश्रित थी, इसलिए उसकी इंद्रियां एक पल के लिए थोड़ी भ्रमित हो गईं। सू यान को महसूस हो रहा था कि उसका तंग छेद उसकी छड़ी के चारों ओर लिपटा हुआ है और उसे चूस रहा है जैसे वह उसे भस्म करना चाहता हो। यह एक बेहद सुखद और अनूठा एहसास था, लेकिन वू जिनजिंग की एक युवती के रूप में स्थिति लेने के बाद उसने उसे धक्का देना जारी रखने की इच्छा का विरोध किया। वू जिनजिंग पहली बार अपने छोटे से छेद को इतना चौड़ा फैलाने के कारण अविश्वसनीय दर्द में थी, लेकिन वर्तमान में उसके दिमाग में वह केवल सू यान के उसके शरीर में प्रवेश करने और उसके कार्यों के पीछे के अर्थ के बारे में सोच सकती थी। आप क्या इसका मतलब है? सू यांग अचानक वू जिनजिंग के खूबसूरत चेहरे के पास पहुंची और उसकी आंखों से आंसू पोंछे। हालांकि उसके आंसू उस दर्द से नहीं निकले जिसे वह महसूस कर रही थी, बल्कि शुद्ध खुशी से आ रहे थे। सू यांग द्वारा स्वीकार किए जाने से खुशी। कैसी मूर्ख लड़की है, वह शांत मुस्कान के साथ धीमी आवाज में बुदबुदाया। यदि आप एक बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, भले ही वह मेरी यांग क्यूई से ही क्यों न हो, तो मेरी अनुमति मांगने की क्या आवश्यकता है? इस दुनिया में खेती करने वाले हों या नहीं, महिलाएं आमतौर पर उस पुरुष के साथ बच्चा पैदा करने से पहले अपने पुरुष की अनुमति मांगती हैं। इसलिए वू जिनजिंग को आश्चर्य हुआ जब सू यांग ने मूल रूप से उसे वह करने के लिए कहा जो वह चाहती है। और यदि पुरुष अपनी यांग क्यूई देने के बावजूद महिला के साथ बच्चा पैदा करने से इनकार करता है, तो महिला यांग क्यूई को अपनी खेती के लिए ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लेगी। जहां तक नश्वर लोगों की बात है, वे ऐसी गोलियां खाएंगे जो यांग क्यूई को गर्भवती होने से रोकेंगी। वू जिनजिंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल करूंगा। कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। उसकी दलील का जवाब देने के लिए सू यांग मुस्कुराया और एक बार फिर से अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, तुम कमीने कौन हो, सच में? वू जिनजिंग द्वारा उनके लिए दरवाजा बंद करने के बाद शिष्य उपनाम झांग ने चिल्लाती आवाज में कियूयू से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन वो कौन है? वह होली स्वॉर्ड अकादमी की प्रमुख शिष्या है, एक चयनित जो संभावित रूप से संप्रदाय की अगली संप्रदाय नेता बन सकती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियूयू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चुप रहा। भले ही आप अब मुझे अनदेखा कर दें, एक बार जब संप्रदाय को पता चल जाएगा कि आज क्या हो रहा है, तो वे निश्चित रूप से उत्तर के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। ऐसा होने पर आप हमें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अफसोस, उसकी बातों के बावजूद कियूयू ने उसे नजरअंदाज करना जारी रखा। अभी उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि सू यांग एक अन्य महिला के साथ थी, जबकि वह उनसे कुछ ही कदम की दूरी पर थी और कुछ भी करने में असमर्थ थी, लेकिन एक अन्य महिला को उस पुरुष को गले लगाते हुए देख रही थी जिसे वह बहुत प्यार करती थी। अचानक कमरे से वू जिनजिंग की खुशी से भरी आवाज आई, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिष्य ने जैसे ही कमरे में वू जिनजिंग को कराहते हुए सुना, वह चुप हो गया। उसकी आंखें भी रक्तरंजित हो गईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को दो फाड़ करने को तैयार हो। इस समय वह दरवाजे को लात मारकर गिरा देना चाहता था और सू यांग को मार डालना चाहता था, क्योंकि उसने जो उसकी चीज चुरा ली थी, लेकिन वह जानता था कि इस तरह की हरकतें उसे जल्दी मौत की ओर ले जाएंगी। सू यांग के बारे में भूल जाए, जिन्होंने वू जिनजिंग को एक ही वार में आसानी से हरा दिया। यदि उसने उन्हें बाधित किया, तो इस बात की अधिक संभावना होगी कि उसे मारने वाला सू यांग नहीं बल्कि उसकी अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन वू होगी। कियूयू की तरह वह इस स्थिति के बारे में वहां खड़े रहने और उनसे ईर्ष्या करते हुए स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही वू जिनजिंग दूसरी बार करा उठी, कियूयू ने अपनी आस्तीनें लहरा दी, जिससे पूरे कमरे के चारों ओर एक संरचना बन गई, जिसने सभी शोरों को कमरे से बाहर आने और कमरे में जाने से रोक दिया, जिससे उनकी गोपनीयता सील हो गई। हालांकि वू जिनजिंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या अन्य लोग उसे सुन सकते हैं, कियूयू ने निश्चित रूप से बुरा माना। अगर उसे वू जिनजिंग को खुद का आनंद लेते हुए सुनना पड़े जबकि उसे ईर्ष्या में वहां खड़ा होना पड़े, तो वह निश्चित रूप से अपने 2000 वर्षों के अनुभव के साथ भी मिनटों में अपना दिमाग खो देगी। कमरे को ध्वनि रोधी संरचना से सील करने के बाद कियूयू ने एक लंबी आह भरी। माँ ने ये कैसे किया? इस तरह की किसी चीज से निपटना और फिर भी शांत और स्वस्थ रहना। वह आश्चर्यचकित हुई, जबकि उसकी माँ यूहाई ने सू यांग के महिलावादी होने के बारे में बात नहीं की थी जब वह उसके साथ थी। कियूयू आसानी से अनुमान लगा सकती थी कि सू यांग बिल्कुल वही कर रहा था जो वह अब कर रहा है। यदि सू यांग महिलाओं की पवित्रता को घास फूस की तरह उखाड़ सकता है जैसे वह अभी है, तो जब वह पूरी तरह से विकसित हो गया था और कई गुना अधिक आकर्षक था, तो उसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की, वह कल्पना नहीं कर सकती थी। तुम दोनों इस तरह बाहर दालान में खड़े होकर क्या कर रहे हो?
एक आवाज ने अचानक कियूयू और शिष्य को पुकारा। कियूयू ने मुड़कर देखा कि पहली मंजिल से एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी और नौकर उनके पास आ रहे थे, जो उसकी जेड स्लिप के साथ गायब हो गए थे। नमस्कार युवा महिला, मैं इस 9 स्प्रिंग हॉल का मालिक हूँ, जियू चुन। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कियूयू का अभिवादन किया, जबकि उसके बगल में मौजूद शिष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तुम वही हो जिसने ये जेड स्लिप दिखाई थी, सही है? क्योंकि उसके पीछे के नौकर ने उसे जानकारी दी थी, जियू चुन को ठीक से पता था कि किससे बात करनी है। ये सही है, कियूयू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हालांकि जियू चुन इस बात से थोड़ा आश्चर्यचकित था कि उसकी पहचान जानने के बाद कियूयू ने कितना बेपरवाह व्यवहार किया, लेकिन वह बहुत ज्यादा हैरान नहीं था क्योंकि वह जेड स्लिप की मालिक थी। बहुत अच्छा, उसने उसके ठंडे व्यवहार को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए मित्रतापूर्ण स्वर में कहा। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम एक कमरा क्यों नहीं ढूंढते और मेरे 9 स्प्रिंग हॉल में पेश की जाने वाली कुछ बेहतरीन वाइन पर बात क्यों नहीं करते? मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बस मुझसे यही पूछें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह विषय कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं निजी तौर पर बात करना चाहूँगा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो फिर बात करने को कुछ नहीं है। कियूयू ने जियू चुन के चेहरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए बेरुखी से टोका। लेकिन उसकी प्रति अपनी अशिष्टता के बावजूद जियू ने अपने चेहरे पर मस्कुला बनाए रखा था, फिर भी वह थोड़ा कठोर और अजीब था। अच्छे से, जियू चुनी ने अपने नौकर की ओर देखा, उसकी ओर से उसे अकेले छोड़ने के लिए कह रही थी। नौकर को तुरंत उसकी बात समझ में आ गई और वह तुरंत वहां से चला गया। फिर वह कियूयू के बगल में बैठे शिष्य की ओर देखने लगा। तुम्हें पवित्र तलवार अकादमी के मुख्य शिष्य जांग वेई होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम साथ आए थे। जियू चुन ने उसे आसानी से पहचान लिया। उसके साथ कौन आया था? जांग वेई एनिमेटेड में दूर जाने से पहले चिल्लाया। एक बार जब कियू और जियू चुना के अलावा सभी लोग वहां चले गए तो जियू चुना ने उसे जेड पर्ची दिखाई दी जो उसने उसे दी थी। मैं बता सकता हूं कि ये मोती असली हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसके साथ आपका क्या संबंध है और क्या आप जानते हैं कि वह वर्तमान में कहाँ है? कियू ने कहा, आप बहुत सारे प्रश्न करता हैं। कृपया मुझे पहले ही बताओ। जब से वह गायब हुई है मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। जियू चुन ने स्पष्ट रूप से अधीर होते हुए पूछा। अगर आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी है बिल्कुल भी तो मुझे जरूर बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत जानकारी दूंगा। जब उसके के बारे में बात होती है तो कोई स्प्रिंग हॉल का स्टॉक मालिक अपने लापता दोस्त की तलाश में एक युवा लड़के से अलग नहीं था। क्यू ने अचानक कहा, भले ही आप उसे भी ढूंढ लें, आपकी भावनाओं का जवाब कभी नहीं दिया जाएगा। आखिरकार उसका पहला से ही एक पति है। अभी भी मुझे प्रयास करना होगा, उसने जारी रखा। वह अमर परी सूयू एकमात्र महिला है जो मेरे दिल को इस तरह से हरा सकती है, भले ही मैं केवल उसके बारे में सोच रहा हूँ। उसकी बातें हैरान कियू ने अंदर ही अंदर भरी है। कियूयू ने एक क्षण बाद कहा, हालांकि मैं आपको उसका वैध स्थान नहीं बता सकता, लेकिन उसने किसी कारण से पवित्र मध्य महाद्वीप से निकलने के बारे में कुछ उल्लेख किया था। ये जानकारी जियू चुनी की आंखों से खुशियों को उजागर करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह उसे पहले अपने सामान के प्रतीक के रूप में एक छोटी सी दुकान के साथ अकेले छोड़ गया। कियू ने उसे जाते हुए देखने की भी जहमत नहीं की और बाहर खड़ा रहा, बेकार कई पर विचार करते हुए सुयांग के बाहर देखने का इंतजार कर रहा था। अध्याय 148 मुझे गर्भवती करो। 18 जोड़। 1 घंटा हो गया है जब सुयांग और वू जिनजिंग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और कियूयू बिना एक मिष्ठान हिलाए बाहर खड़ी है, विश्राम अमर परी सुयू के बारे में सोच रही है। सुयू एक उपनाम कियू ने अपने लिए तब बनाया जब वह पहली बार अकेलेपन से इस अज्ञात दुनिया में स्थापित हुई थी। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अभी भी सुयांग की करीबी थी, जो अपने पिता के सबसे करीब थी और साथ ही उसकी सबसे प्रिय माँ भी थी। और इस उपनाम का उपयोग करते हुए कियूयू ने इस दुनिया की यात्रा की, अंततः अपने समझ से बाहर की खेती के स्तर और परी जैसा दिखने के कारण खुद को पवित्र मध्य महाद्वीप के लोगों से अमर परी सुयू उपनाम दिया। उनकी गहनता कल्टीवेशन बेस ने अमर हानशिन को टक्कर दी, उन्हें और भी अधिक, और उनकी प्रकृति जो देवी देवताओं को भी पीछे छोड़ देती है। कियू जल्दी और आसानी से दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया, शेष कोई भी प्रतिभावान नहीं कर सका। सभी प्रकार की शक्ति और स्थिति के अलौकिक विशेषज्ञों ने कियू को इस उम्मीद से आकर्षित किया कि वे भाग्यशाली होंगे, लेकिन अफसोस सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके संबंधों को आकर्षित करने में सफल रहा, उसके दिल को तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार कियू ने निर्णय लिया कि वह अपने लिए एक और पृष्ठभूमि बनाएगी, एक ऐसी पृष्ठभूमि जो लोगों को उसके साथ प्रेमालाप करने से रोकेगी, खुद को एक काल्पनिक पति बनाएगी जिसका नाम इस दुनिया के मूल व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा जो वास्तव में है। असली पति होने में कोई उसे प्यार नहीं करेगा, मृत सुयांग। उसने सोचा कि इससे न केवल उसे अकेलेपन से शुरुआत में मदद मिलेगी बल्कि ऐसा भी होगा कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम हमेशा जीवित रहेगा।
बेशक इस दुनिया के लोगों ने इस खबर को टॉयलेट में नहीं लिया और कुछ महीने पहले तक पवित्र मध्य महाद्वीप पर अराजकता का राज रहा। कई लोगों ने अपने कथित पति सुयांग से मुलाकात की पेशकश की, लेकिन कियू ने किसी भी अतिथि से कई मुलाकातों को खारिज कर दिया और यह कई सालों तक जारी रहा। आखिरकार लोगों ने कियू से प्रेम करना छोड़ दिया और महाद्वीप महासागर हो गया। हालांकि हर किसी के पास ऐसा संकल्प नहीं था, जैसे कि जियू चेन, जो आज भी उसका पीछा कर रहा है, इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है कि उसे पहले ही ले जाया गया था, क्योंकि किसी ने भी पहले कभी इस सुयांग को नहीं देखा था। यह विचार करने के लिए कि वह अभी भी जीवित है, क्यू ने अपने सामने खोज द्वार को देखा और भरा हुआ है। अगर उसने नोटिस किया कि कुछ सी भी संभावना है कि उसके चेहरे के बारे में पता चल जाएगा, तो उसने कभी भी अपने लिए ऐसी शानदार पृष्ठभूमि नहीं बनाई, भले ही उसे अकेलेपन से मरना पड़ा। हालांकि सब कुछ वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी, कुछ 100 साल बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है और उम्मीद है कि सुयांग को इसका पता नहीं चलेगा। अगर उसे सू यू के बारे में पता चल गया तो कियू की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि अब वह शर्मिंदगी से उसके सामने कैसे रोए। टिल्डा घिरे हुए कमरे के अंदर वू जिनजिंग ने लगातार कामुक विलाप जारी रखा, जिससे उसकी वासना अनियंत्रित और अनियंत्रित हो गई। उसका मन उस बड़ी छड़ी के अलावा किसी और चीज से नहीं भरा था जो उसकी गुफा में अंदर बाहर हो रही थी और उससे मिलने वाला आनंद था। उसका पूरा शरीर पसीने से चमक रहा था और उसकी सांसें भारी थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की हो। उसका सुंदर चेहरा लंबे समय से गायब हो गया था और एक विकृत चेहरे में बदल गया था, और उसकी जुड़वां चोटियां भूकंप के दौरान टोफू की तरह हिल गईं, क्योंकि सुयांग ने लगातार उसे अपनी छड़ी से अंदर धकेल दिया था। वू जिनजिंग ये भी नहीं बता सकती थी कि उसे इस स्थिति में आए हुए कितना समय बीत चुका है, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिससे उसे कोई आपत्ति नहीं थी और आशा हमेशा बनी रहेगी। जहां तक सुयांग का सवाल है, उसने अपनी आंतरिक चोटों को ठीक करने और अपने शरीर को ऊर्जा से भरने के लिए वू जिनजिंग से पर्याप्त से अधिक यिन क्यूई प्राप्त की थी। वास्तव में वह उससे इतनी अधिक यिन क्यूई को अवशोषित कर रहा था कि उसे अपने कल्टीवेशन बेस को नुकसान से बचाने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर रही यिन क्यूई की भारी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उम्मीद से पहले दिव्य शरीर शोधन शास्त्र को सक्रिय करना पड़ा। वू जिनजिंग स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के शिखर पर था, जबकि वह केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र में था, और केवल एक मूर्ख ही साधना में इस तरह के अंतर के साथ उसकी यिन क्यूई को अवशोषित करने की कोशिश करेगा। यदि ये दिव्य शरीर शोधन शास्त्र के लिए नहीं होता, तो सुयांग का शरीर निश्चित रूप से अब तक बहुत अधिक यिन क्यूई को अवशोषित करने के कारण फट गया होता। हालांकि क्योंकि उसके पास दिव्य शरीर शोधन शास्त्र है, सुयांग का डैंटियन एक सुअर के पेट के समान था, एक अथाह गड्ढा, इसलिए जब उसके ऊपर खेती के 2 क्षेत्रों वाले किसी व्यक्ति से यिन क्यूई की हर आखिरी बूंद को अवशोषित करने की बात आती है तो वह संकोच नहीं करता है। इतने यिन क्यूई के साथ मैं सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, भले ही पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में सफलता न मिले। सुयांग ने खुशी से अपने कूल्हों को हिलाते हुए सोचा, अपनी मोटी छड़ी को वू जिनजिंग के कामुक शरीर में पटक दिया। अचानक सुयांग ने भौहें उठाईं। उसने अपनी नज़र उठाई और वू जिनजिंग की आनंदमयी अभिव्यक्ति को देखने से लेकर खिड़की के बाहर देखने लगा। समय के बारे में उसने मन में सोचा। फिर वह वू जिनजिंग की ओर देखकर लौटा और शांत स्वर में कहा, मैं इसे जारी करने जा रहा हूं। अचानक ऐसे शब्द सुनकर वू जिनजिंग की गुलाबी गुफा और भी अधिक सख्त हो गई। कृपया मुझे गर्भवती कर दो, वू जिनजिंग ने आकर्षक आवाज में कहा, जिससे सुयांग की छड़ी खुशी से कांपने लगी। सुयांग मुस्कुराया और अपनी छड़ी को वू जिनजिंग में इतनी जोर से घुसाया कि उसकी आत्मा लगभग उड़ गई, जिससे गर्म यांग क्यूई का भार निकल गया जो नदी की तरह उसके शरीर में बह गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने गर्म सूप का एक कटोरा निगल लिया हो। वू जिनजिंग ने अपनी सबसे तेज कराह निकाली। एक बार जब सुयांग ने यांग क्यूई की आखिरी बूंद छोड़ी तो उसने वू जिनजिंग की गुलाबी गुफा से अपनी मोटी छड़ी हटा दी और उससे कहा, क्या आपके पास इसे सील करने का कोई तरीका है? वू जिनजिंग अपने स्तब्ध क्षण से बाहर निकली और उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक कागजी ताबीज निकाला और किसी भी रिसाव को रोकने के लिए अपने निचले होंठ को इससे ढक लिया और अपने शरीर में यांग क्यूई को कसकर सील कर दिया। महिलाएं आमतौर पर संभोग के बाद अपने निचले छेद को ऐसे ताबीज से बंद कर देती हैं ताकि अगर वे वास्तव में गर्भवती होना चाहती हैं तो यांग क्यूई बाहर न निकल जाए, जिससे निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। वास्तव में आप ऐसी कोई चीज अपने साथ लेकर घूमते थे? सुयांग ताबीज देखकर मुस्कुराए। खुद को सील करने के बाद वू जिनजिंग ने अपने पेट को स्नेहपूर्ण तरीके से रगड़ा जो गर्मी से भरा हुआ था। हालांकि मुझे नहीं पता कि केवल एक प्रयास के बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी या नहीं। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद, सुयांग। वू जिनजिंग ने नम आंखों से उससे कहा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। वू जिनजिंग ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। मैंने अपनी सबसे ताकतवर यांग क्यूई को आप में छोड़ना सुनिश्चित किया है, इसलिए जब तक आप इसे अपने अंदर सीलबंद रखते हैं तब तक आपको निषेचित होने की लगभग गारंटी है।
वास्तव में सू यांग के पास न केवल ये नियंत्रित करने की क्षमता है कि कब स्खलन करना है और कितना यांग क्यूई को स्खलन करना है, बल्कि वह ये भी निर्धारित करने की क्षमता रखता है कि यांग क्यूई उससे क्या निकलेगी। ये हजारों वर्षों की दोहरी खेती का परिणाम है, और अगर मेरा शरीर पहले की तरह काम करता है तो आपको बच्चा होने की गारंटी है। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद, धन्यवाद, सचमुच धन्यवाद। हालांकि वू जिनजिंग को उसका अंतिम वाक्य समझ में नहीं आया, उसने अपने चेहरे से आंसुओं की धारा बहाते हुए उसे धन्यवाद दिया। सू यांग ने अपनी आंखों से मुस्कान पोंछी और सौम्य स्वर में कहा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मैं वादा करता हूं मैं करूंगा। ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों से और भी आंसू निकल आए। कुछ क्षण बाद जब वह शांत हो गई, वू जिनजिंग ने उससे कहा, तुम्हारे कपड़े पहनने से पहले मुझे तुम्हें साफ करने की अनुमति दो। वू जिनजिंग ने फिर अपने घुटनों को फर्श पर झुकाया और अपने मुंह से सू यांग को साफ करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब वह उसकी सफाई कर चुकी होती है, वू जिनजिंग भी सू यांग को उसके कपड़े पहनने में मदद करती है, पहले से ही एक माँ की तरह व्यवहार करती है। एक बार जब वे पूरी तरह से तैयार हो गए तो सू यांग ने उससे कहा, आप पहले जा सकते हैं। वू जिनजिंग ने सिर हिलाया और धीरे से दरवाजे की ओर चल दिया। हालांकि उसने कहा कि वह अकेले ही बच्चे का पालन पोषण करने जा रही थी, लेकिन अंत में उसे जाने देने में अनिच्छा महसूस हुई। लेकिन अफसोस, वह जानती थी कि ऐसे विचार केवल उसके सपनों में ही हकीकत होंगे। जैसे ही वू जिनजिंग सू यांग के पास से गुजरा, सू यांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया, यहाँ तक कि उसके होठों को चूम भी लिया। मम्मा। जबकि वह उसकी घात से आश्चर्यचकित थी, वू जिनजिंग ने इसे मना नहीं किया और इसे स्वीकार करने के लिए खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद सू यांग ने अपने होंठ हटाए और कहा, मुझे पता है कि आप केवल मेरा बच्चा चाहते हैं, लेकिन अगर आप भी मुझे चाहते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। वू जिनजिंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसके होंठ कांपने लगे। हालांकि मुझे अभी भी कुछ काम दिए गए हैं, इसलिए मैं अभी भी आपके साथ नहीं जा सकता। हालांकि मुझे नहीं पता कि कितना समय लगेगा या मैंने भी पार्ट टैग खरीदा या नहीं, लेकिन अगर आप अभी भी मेरे साथ उस समय की इच्छा रखते हैं तक अपने घर ले जाऊंगा। इसके बारे में दार्शनिक की आवश्यकता के बिना वू जिनजिंग ने जोर से कहा। मैं लड़की इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा, अच्छा तो अभी के लिए ठीक है। सू यांग ने उसे अपनी आलिंगन से मुक्त करने और जाने की अनुमति देने से पहले उसे एक और गर्म चुंबन दिया। अंत में वह अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। हालांकि खतरों के कारण वह अब उसके साथ नहीं जा सकी, उसने 4 दिव्य स्वर्गों में अन्य सभी संभावनाओं से प्रवेश किया और एक दिन बाद इस दुनिया में वापस आने की योजना बनाई। और अच्छा ही उस समय तक जब तक वह अपने जीवन में आगे बढ़ गई और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, फिर भी उसने उसे अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में यही किया था और इस जीवन में भी ऐसा ही रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक बार जब दरवाजा अंततः खुला तो कियू ने प्यास से भरी तृप्त आंखों से वू जिनजिंग को गौरकर को देखा, जो सुंदर और शांत दिख रहा था। जिनजिंग ने भी सू यांग वू के साथ अपने दूसरे अंदाज में कमाल करते हुए देखा। माफ करें, लेकिन आप रास्ता रोक रहे हैं, जिनजिंग ने कियू से वो कहा, जो दरवाजा बंद कर रहा था। यूयू ने इन्वेस्ट ब्रेस्ट ली और वू जिनजिंग को दिया। उसे जाने देने के बाद कियू उस कमरे में चला गया जहां सू यांग कॉमर्स विंडो के पास खड़ा था और उसके संपर्क बाहर की ओर थे। उन्होंने कहा, अब किसी भी समय यहाँ रहना चाहिए, ऐसा प्रदर्शन करते हुए मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुम औरतें बनने वाले सन की हो। कियू को अब गुस्से की एनर्जी नहीं मिली और वह भरी हुई है। अध्याय 149 अफवाहें। एक बार जब वू जिनजिंग उस कमरे में रुके जहां उनके मित्र शिष्य उनका इंतजार कर रहे थे तो वह शर्मिंदगी के लिए तैयारी की थी जो उनके जोर से करने के कारण हुई थी। वरिष्ठ ब्याह बहन वू, आप कहाँ थे? हमने सोचा कि आप सबसे पहले बुजुर्ग भाई बहन वू ही चले गए थे, बहुत पहले ही हम चले गए थे। हालांकि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया से चकित थी, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई सवाल नहीं किया। क्या उन्होंने मुझसे कहा नहीं सुना? भला ही मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। कैसे? जिन्हू जिनको तब कियू और कमरे के चारों ओर फैला स्ट्रेंज मोमेंट की याद आई और वह स्थिति को समझा और उसने इसके लिए धन्यवाद दिया। ये छोटा सा है, लेकिन मुझे पितृसत्ता से बात करने के लिए संप्रदाय में वापस आना होगा। आप सभी ने मेरे लिए जो उत्सव मनाया है, उसके बावजूद जल्दी जाने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुमसे माफ़ी मांगने की बेटी नहीं है, बड़ी बहन वू। ये सही है, हमें सामने आकर सम्मान दें, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। एक छोटी बातचीत के बाद वू जिनजिंग ने पवित्र तलवार संप्रदाय में वापसी के लिए नौ स्प्रिंग हॉल छोड़ दिए। आप लोगों को ऐसा क्यों पता चला कि बड़ी बहन वू ने उन लोगों से इतनी देर में बात की? जिनजिंग के जाने के बाद शिष्यों वू ने बात करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में अगर वह पितृसत्ता से बात करना चाहता है तो ये कुछ गंभीर बात होगी। वरिष्ठ आश्रम भाई झांक भी चले गए। वह काफ़ी भूख भी लग रहा था। भूल जाओ, चलो खाना खत्म करो और चलो।
अगर यह बड़ी बहन वू के लिए नहीं होती है तो हम यहाँ नॉस्प्रिंग हॉल में 8वीं मंजिल पर नहीं बैठेंगे। आइए जब तक संभव हो आनंद लें। हाँ, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं स्पिरिट वाइन पीकर अथोमोशन न हो जाऊं। हा। जल्द ही आनंदमय मराठा में लौट आया और शिष्यों को अब सू यांग के समूह की चिंता नहीं रही। नॉस्प्रिंग हॉल के बाहर एक प्राचीन युग का व्यक्तित्व आनंदमय अभिव्यक्ति के साथ प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था और वह उड़ती हुई नाव को देख रहा था जो रेस्तरां के ऊपरी भाग में घूम रही थी। आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ लिया। यह विचार उनके लिए बाद में यहाँ आएगा। सू यांग की खोज के लिए फोर सीजन्स अकादमी छोड़ने के बाद एल्डर डैंग बागान शहर में गए, जो स्प्रिंग सिटी था, जो महाद्वीप के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनके पहुंचने से पहले ही एल्डर डैंग को पता चला कि सू यांग को वापस लाने का उनका मिशन आसान नहीं था। हालांकि स्प्रिंग सिटी में प्रवेश करने के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने नॉस्प्रिंग हॉल के ऊपर एक अज्ञात दिखने वाली नाव को तैरते हुए देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि नाव का उपयोग सू यांग के समूह ने किया था, वह तुरंत नॉस्प्रिंग हॉल की ओर भागा। सम्मानित फोर सीजन्स अकादमी के सीनियर 9 स्प्रिंग हॉल में आपका स्वागत है। प्रवेश द्वार के बाहर उपस्थित लोगों ने उनके पहने हुए वस्त्रों को आसानी से पहचान लिया और तुरंत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। आज हमारे साथ कितने लोग भोजन करेंगे, बुजुर्ग? वह आगे सामान के लिए गोदाम में रखा। हालांकि एल्डर डैंग ने इस तरह का उत्तर देते हुए उनसे उम्मीद नहीं की थी। लोगों का वह समूह जिसके पास वह उड़ने वाली नाव है, वे किस मंजिल पर हैं? एल्डर डैंग ने हवाई जहाज वाली नाव के ऊपर रेस्तरां की स्थापना की। इटली ने नाव की ओर देखा, हैरान कर देने वाला भाव। नॉस्प्रिंग हॉल के ऊपर ऐसी चीज कब दिखाई दी? उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं उस चीज के अज्ञात को नहीं पहचान पा रहा हूं। उसने कुछ पल की देरी के बाद कहा। 3 व्यक्ति, हरे वस्त्र पहने एक सुंदर युवती और उसकी बाद की 2 युवतियां। एक बार जब एल्डर डैंग ने सू यांग के ग्रुप का वर्णन किया तो युवा महिला को तुरंत उनकी याद आ गई, क्योंकि उन्होंने 1 घंटे से कुछ और पहले ही उनका स्वागत किया था। ओह, आपका मतलब क्या है? मुझे ठीक से नहीं पता कि वे मंजिल पर हैं, लेकिन उन्हें पहली 5 मंजिलों में से किसी एक पर भोजन करना चाहिए। हालांकि मेरे दोस्त को ठीक से पता होना चाहिए कि वे मंजिल पर हैं थे। क्या मुझसे सीनियर को पूछना चाहिए? जल्दी करो, मैं जल्दी में हूँ, एल्डर डैंग ने उत्तर दिया। यदि नॉस्प्रिंग हॉल में उन लोगों के प्रवेश पर रोक नहीं थी जो वहां भोजन करने के लिए नहीं थे, तो एल्डर डैंग पहले ही उन्हें आमंत्रित करने के लिए अंदर घुस गए। मैं नवीनतम हूँ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हालांकि युवा महिला एल्डर डैंग के राक्षस से नाखुश, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया था और न ही तितली रही थी। 9 स्प्रिंग हॉल के अंदर ईसा मसीह ने अपने पिछवाड़े से पूछा, क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे बाद आया 3 लाइक्स वाला ग्रुप किस मंजिल पर आया था? अति सुंदर युवा वाला समूह। चारों ओर से एक संप्रदाय का बुजुर्ग सीजन्स अकादमी ने अपनी बात रखी है, तलाश कर रही है। 9 स्प्रिंग हॉल के अंदर के स्टाफ ने सुंदर युवा और 3 लोगों की आवाज सुनी तो तुरंत समझ आ गया कि लड़की किसकी बात कर रही है। 8वीं मंजिल, उसने उत्तर दिया। क्या? इटली ने चौंक कर कहा। वे 8वीं मंजिल पर कैसे हो सकते हैं? मैंने उन्हें पीला पास दिया था, आप जानते हैं। आपने क्या कहा? बेशक, मुझे पता है, और मेरे पास आपके साथ के लिए एक हड्डी भी है क्योंकि आपने उन्हें पीला पास दिया था। आपने इसी कारण से यहाँ मेरी नौकरी लगभग छीन ली। आपकी दोस्ती कैसे हुई? मुझ पर दोस्ती का आरोप लगाया, जबकि आप ही हैं जिन्होंने बहुत बड़ी सैटेलाइट झाला कर दिया। क्या आप मजाक कर रहे होगे? मैंने उन्हें पीला पास करके कैसे मसाला कर दी? तुम सच में अनन्य हो। उनके पास अमर परी सूयू की शौकीन थी। अमर परी सूयू, अकल्पनीय। जब मैंने पूछा कि उनके पास क्या है तो उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं दिखाया। ये निश्चित रूप से नकली है। भले ही आपने ऐसा कहा हो, मास्टर जी ने पहले ही इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी है और यहाँ तक अपनी बात भी रखी है। तब महिला युवा को याद आया कि सू यांग ने उसे अपना उपनाम दिखाया था और यह पता चला कि वह कितनी बुरी तरह से संक्रमित है। उसका रंग तुरंत पता चला। सू, उसने मुझे अपनी वास्तविक पृष्ठभूमि के संकेत के रूप में अपना उपनाम बताया, फिर भी मैं इसे महसूस करने में असफल रहा। मैं कितना मूर्ख हूँ। युवा महिला अपना तर्क देने के बाद लगभग घुटनों के बल बैठ गई, जबकि वास्तव में सू यांग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह युवक अवश्य ही अमर परी सूयू का बच्चा होगा। केवल उसके जैसा अद्वितीय व्यक्ति ही ऐसे सुंदर युवक को जन्म दे सकता है। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमने उसे क्यों नहीं पहचाना। हालांकि हम सभी अमर परी सूयू को जानते हैं, लेकिन कोई भी उसके पति के नाम के अलावा उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अमर परी सूयू का बेटा आखिरकार सामने आ गया है। वैसे भी जल्दी करो और उसे सूचित करो कि 4 सीजन्स अकादमी से कोई उसे ढूंढने के लिए यहाँ है। कार्यकर्ता ने सिर हिलाया और सू यांग को सूचित करने के लिए ऊपर की ओर भागा। इस बीच दूसरी युवती एल्डर डैंग से बात करने के लिए वापस बाहर चली गई। अच्छा, वे किस मंजिल पर हैं? और क्या मैं पहले से ही अंदर जा सकता हूँ?
मेरे पास उनके साथ महत्वपूर्ण मामले हैं। ओह, वे 8वीं मंजिल पर हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अंदर जाने दूं, हमें पहले उनसे अनुमति मांगनी होगी, क्योंकि उस मंजिल पर आने वाले मेहमान विशेष होते हैं। क्या 8वीं मंजिल? लेकिन आपने अभी कहा। ऐसी खबर जानकर एल्डर डैंग हैरान रह गए। 8वीं मंजिल पर केवल अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति है, और वे आमतौर पर उनके फोर सीजन्स अकादमी के मैट्रियार्क जैसे लोगों से थोड़ी ही कम शक्ति वाले लोग होते हैं जो 9वीं मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। सच तो यह है कि एल्डर डैंग स्वयं भी केवल 7 मंजिल तक ही ऊपर जा सकते हैं। मैं यहाँ फोर सीजन अकादमी के कुलमाता की ओर से हूँ। उसने उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। कुलमाता, इसमें कोई संदेह नहीं कि युवती आश्चर्यचकित थी। हालांकि जब वह अमर परिसूयु के बेटे की स्थिति को ध्यान में रखती है, तो 3 प्राचीन अकादमी में से एक की कुलमाता भी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं लगती है। भले ही आप ऐसा कहें, मुझे डर है कि मैं उसकी अनुमति के बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। एल्डर डैंग अवाक रह गया, लेकिन उसने उसे परेशान करना जारी नहीं रखा, क्योंकि 9 स्प्रिंग हॉल में अनगिनत समर्थक हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक नाराज करना मूर्खता होगी, भले ही वह फोर सीजन्स अकादमी से हो। 9 स्प्रिंग हॉल के अंदर जब कार्यकर्ता उस कमरे में पहुंची जहां सुयांग का समूह रह रहा था, तो उसने सम्मान के साथ दरवाजा खटखटाया। क्षमा करें, वहां है, उसे अंदर आने दो। इससे पहले कि कार्यकर्ता अपना वाक्य पूरा कर पाता, सुयांग की आवाज ने लापरवाही से जवाब दिया, लगभग वैसी ही जैसी वह इसकी उम्मीद कर रही थी। और अभी कार्यकर्ता ने देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एल्डर डैंग को लेने के लिए नीचे की ओर भागा। कृपया मेरे साथ आइए, सम्मानित अतिथि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुजुर्ग डैंग, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, ने उत्सुकता से सिर हिलाया और 8वीं मंजिल तक उनका पीछा किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ कौन है? सुयांग ने आत्मसंतुष्ट भाव और व्यंग्यात्मक आवाज के साथ एल्डर डैंग का कमरे में स्वागत किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एल्डर डैंग को पहले से ही उसके चेहरे पर मुक्का मारने का मन हुआ, लेकिन उसने तुरंत विरोध किया। मुझे बाहर निकालने के बाद तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? इसे जल्दी करना सुनिश्चित करो, क्योंकि हम यहाँ खाने की कोशिश कर रहे हैं, सुयांग ने खिड़की के किनारे पर बैठते हुए कहा। खाओ। एल्डर डैंग ने खाली कमरे को निराशा से देखा। आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने वैसा ही किया जैसा आपने अनुरोध किया था और कुलमाता को वह कागज़ दिखाया जो आपने मुझे दिया था। लेकिन आपने मुझे जो बताया यह उसके बिल्कुल विपरीत है। सुयांग ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना जारी रखा, जानबूझकर पहले अपना समय बर्बाद करने के लिए उसे चिढ़ाने की कोशिश की। मातसत्ता सामग्री पढ़ने के बाद आपसे बात करना चाहेंगी। एल्डर डैंग, हालांकि नाराज थे, शांत रहने और उनके उकसावे को नज़रअंदाज करने में कामयाब रहे। क्षमा करें, लेकिन क्या आप हमारे खाना खत्म करने के बाद वापस आ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एल्डर डैंग फिर अवाक रह गए। किसी के साथ सोल डिविनेशन पिल की रेसिपी साझा करने के बाद भी आप इस तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं? फोर सीजन्स अकादमी भी कम नहीं है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि उस गोली का हमारे संप्रदाय के लिए क्या मतलब है? सुयांग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने आप लोगों के साथ नुस्खा साझा किया था। फिर वह एल्डर डैंग के पास पहुंचा, लेकिन उसके पास से गुजरने के बाद भी वह नहीं रुका। एल्डर डैंग उसकी हरकतों से हैरान था। वह कहाँ जा रहा है? सुयांग दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसकी ओर मुड़ी और बोली, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप अभी भी और अधिक समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? एल्डर डैंग को एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है और वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो कार्यकर्ता ने किसी कारण से सुयांग को प्रशंसा की दृष्टि से देखा, लगभग ऐसे जैसे वह अपने क्रश को देख रही हो। सुयांग ने इस पर ध्यान दिया लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक बार जब वे 9 स्प्रिंग हॉल से बाहर निकले तो सुयांग और कियोए उड़ने वाली नाव पर सवार हो गए, जबकि एल्डर डैंग ने उड़ती हुई तलवार पर छलांग लगाई और फोर सीजन्स अकादमी की ओर उड़ने लगे। उड़ने वाली तलवारें उड़ने वाले खजाने के समान उद्देश्य होने के बावजूद वास्तव में उड़ने वाले खजाने नहीं हैं। वे प्रोफाउंड क्यूई से मंत्रमुग्ध सामान्य हथियार हैं जो बेहतर नियंत्रण और कम वजन की अनुमति देते हैं, जिससे कल्टीवेटर उन्हें आसानी से ऊपर उठा सकते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ आकाश में भी उड़ सकते हैं। और उड़ने वाले खजानों के विपरीत, जिन्हें संचालित करने के लिए न्यूनतम गहन क्यूई की आवश्यकता होती है, उड़ने वाली तलवारें अपनी उड़ान की स्थिति को बनाए रखने के लिए अधिक फोकस और बड़ी मात्रा में गहन क्यूई की मांग करती हैं। उड़ने वाली तलवारें कितनी गति प्राप्त कर सकती हैं यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह कितनी गहन क्यूई का उपभोग करती है, इसलिए जो जितनी तेजी से उड़ना चाहता है, कल्टीवेटर पर उतना ही अधिक कर लगेगा। उस उड़ते हुए खजाने की गति वास्तव में अजीब है, चाहे मैं उसे कितना भी देखूं। किसी को ऐसा कुछ कहाँ मिलता है? एल्डर डैंग को आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उनके साथ बने रहने के लिए उसने अपना पूरा कल्टीवेशन बेस खत्म कर दिया था। यदि उसे पता होता कि वे इसकी अधिकतम गति का 10वां हिस्सा भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से सदमे से उड़ती हुई तलवार से गिर जाएगा।
स्प्रिंग सिटी छोड़ने में उन्हें केवल कुछ ही मिनट लगे, लेकिन एक बार जब वे फोर सीजन्स अकादमी पहुंचे तो एल्डर डैंग उन्हें सीधे मैट्रियार्क के पास ले गए। फोर सीजन्स अकादमी के शिष्य सू यांग और उसकी सुंदर उपस्थिति को देखते थे, सोचते थे कि वे कौन थे और एल्डर डैंग उनके साथ क्यों थे, और जब वह उनके पास से गुजरता था तो कुछ महिलाएं शर्मा जाती थीं। इस बीच पवित्र मध्य महाद्वीप में एक नई अफवाह फैलने लगी, जिसमें कहा गया कि अमर परी सुयू का बेटा स्प्रिंग सिटी में प्रकट हुआ है। अध्याय 150 व्याख्यान कक्ष। फोर सीजन्स अकादमी में गहन साधना के आधार वाले उच्च प्रतिष्ठित संप्रदाय के बुजुर्गों से संबंधित एक कमरे के अंदर सू यांग शांत भाव के साथ मातृसत्ता के सामने खड़े थे। इतने सारे शक्तिशाली समूह से स्नातक होने के बावजूद उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। वह कौन व्यक्ति है जिसने एल्डर डैंग को सोल डिविनेशन पिल की डिलीवरी दी थी? वह बहुत छोटा है। कुलमाता ने सू यांग को अजीब नज़रों से देखा। हालांकि उन्होंने एल्डर डैंग से उनके बारे में पहले ही सुन लिया था, फिर भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से छोटी सी आश्चर्य करने वाला देखा था। जब वह इतने सारे विशेषज्ञ और यहाँ तक कि फोर सीजन्स अकादमी की कुलमाता की उपस्थिति में होता है तो उसे इतना शांत और स्थिर रहने के लिए वास्तविक रूप से निर्णय लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति में भी उसके साथ कुछ भी बुरा न हो है। मैं सीधा मुद्दा पर आता हूँ। कुलमाता ने सोल डिविनेशन पिल लाइब्रेरी को पुनः प्राप्त किया और कहा, आप कौन हैं और हमें ये पेपर देकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? दी सोल डिवाइनेशन पिल फोर सीजन्स अकादमी के निर्माण के तुरंत बाद अमर हानशिन का एक उपहार था, जो संप्रदाय के संस्थापक का घनिष्ठ मित्र था। इसके अतिरिक्त जहां तक हम जानते हैं, इस दुनिया में इस फिल्म से केवल एक ही मौजूद है। दूसरे शब्दों में, यह एक अनोखा अमूल्य खजाना है। जब से हमें ये गोल मिला है तब से हम इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस 3 सैकड़ों साल बाद भी हम अपने लक्ष्य के करीब भी नहीं हैं। फिर भी कहीं से एक युवा जिसे कोई पहचान नहीं पाता सोल डिविनेशन पिल के गुर के साथ दिखाई देता है। आप हमसे क्या चाहते हैं? कुलमाता की बात गायब होने के बाद पूरा कमरा शांत हो गया। कमरे में हर किसी की नज़र सू यांग और कियुए पर थी। हालांकि यह उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, वे सभी उत्सुकता से सू यांग के भाषण का इंतजार कर रहे थे, जिसमें कुलमाता भी शामिल थीं। एक पल की शैलियां के बाद सू यांग की मुस्कुराहट और बोली, मुझे जो चाहिए वास्तव में वह सरल है, आपकी आत्मा भविष्यवाणी गोल। उनकी बातें सुनी गईं, उल्टे सियाह के अलावा कुलमाता ने अधिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो आप इसकी उम्मीद कर रहे थे? हो। कुलमाता ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में, लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगी। 2 कारण से आपको सोल डिवाइन पिल बनाने की आवश्यकता होगी, जबकि इसकी आवश्यकता होगी। 1, पास इसे स्वयं बनाने की क्षमता नहीं है, और दूसरा, यह उपकरण वास्तविक नहीं है। इस बिंदु पर मदर साटा ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सू यांग पर अपने सहयोगी सिकोड़े लीन। यदि यह बाद वाला कारण है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, मैं निश्चित रूप से आपसे इस खंड के लिए भुगतान करवाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कमरे में मरीज छा गया, लेकिन राक्षस को पूरी तरह से बदला चुकाना पड़ा। सू यांग को अपने ऊपर एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। यदि उसके मुंह से निकले अगले कुछ शब्द वे नहीं हैं जो वे सुनना चाहते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे वहीं पर उस पर हमला करेंगे। हालांकि जवाब में सू यांग वास्तव में जोर जोर से हंसने लगी, जो वहां मौजूद सभी लोगों की उम्मीदों से बहुत अलग था। और दुर्भाग्य से आपके लिए, आपके दोनों कारण गलत हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा आपने? कुलमाता और कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी बातों पर भौहें सिकोड़ने लगे। यदि उसके पास गोली बनाने की क्षमता थी और उसके पास नुस्खा भी था, तो वह यहाँ क्या कर रहा है? उनसे आत्मा दैवीय गोली मांग रहा है। मेरे यहाँ होने का एकमात्र कारण यह है कि सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने और इसे स्वयं बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। यह एक झंझट है, उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को हतप्रभ करते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। क्या वहाँ मौजूद लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था? वह इतनी कीमती रेसिपी सिर्फ इसलिए देने को तैयार है क्योंकि इसे खुद बनाना एक झंझट है। अविश्वसनीय। यह एक बात होगी अगर नुस्खा उसके पास हो, लेकिन वहाँ मौजूद लोग लगभग निश्चित थे कि यह उसके परिवार का है। परिवार के लिए मुसीबत बनने के बारे में बात करें। कुछ देर चुप रहने के बाद कुलमाता ने कहा, भले ही आप ऐसा कहें, मुझे डर है कि मैं आपको आत्मा बताने वाली गोली नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यह हमारे पूर्वज को परम अमर द्वारा दी गई थी। हानशिन, उसका उपहार देना उसकी सद्भावना को त्यागने और उसके चेहरे पर तमाचा मारने के समान है। हाँ, तो नौबत यहाँ तक आ गई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सू यांग ने आह भरी, जिससे वहाँ मौजूद लोगों को बुरा एहसास हुआ। आप क्या करने जा रहे हैं? कुलमाता ने चिंतित स्वर में पूछा। सोल डिविनेशन पिल के बजाय मुझे उस सूची की सभी सामग्री चाहिए जो मैंने आपको दी थी। मैं इसे स्वयं बनाऊंगा। आपको इसे पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? तो उसका यही मतलब था, कुलमाता ने मन ही मन कहा। फिर उसने कुछ सेकंड के लिए कागज को देखा। बहुत अच्छा, उसने अंततः कहा, लेकिन कुछ सामग्रियों को तैयार करने में कुछ दिनों का समय लगेगा, क्योंकि उनमें से कुछ हमारे जैसे बड़े संप्रदाय के लिए भी काफ़ी दुर्लभ हैं।
सू यांग ने तुरंत सिर हिलाया। वह इन कुछ दिनों का उपयोग यिन क्यूई की भारी मात्रा को विकसित करने के लिए कर सकता है जिसे उसने वू जिनजिंग से अवशोषित किया था और पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। यदि वह इतनी अधिक यिन क्यूई को अपने डेंटियन के अंदर बहुत लंबे समय तक रहने देता है तो यह आसानी से उसके पूरे कल्टीवेशन बेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब उसके पास समय हो तो यिन क्यूई को प्रोफाउंड क्यूई में परिवर्तित करना बुद्धिमानी होगी। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो हम फिलहाल आपके लिए एक कमरा भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसकी सराहना करूंगा। सू यांग के पास इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। अच्छा, तो मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। तब तक आप समय बिताने के लिए हमारे किसी बुजुर्ग के साथ हमारी फोर सीजन्स अकादमी का दौरा कर सकते हैं। एक संप्रदाय जो कीमिया में माहिर है। हालांकि सू यांग को कीमिया की उतनी परवाह नहीं है जितनी तलवार की, लेकिन यह उसके दिल में एक विशेष स्थान रखती है क्योंकि यह उसे 4 दिव्य स्वर्गों में उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक की याद दिलाती है। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं भी वह प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा। कुलमाता ने फिर एल्डर डैंग की ओर देखा और कहा, आगे बढ़ें और हमारे छोटे दोस्त को हमारे घर के चारों ओर घुमाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी उसके लिए परेशानी का कारण न बने। यह एक सीधा आदेश है। जो कोई भी अवज्ञा करेगा वह सीधे मेरी बात सुनेगा। आप सुनो। वह इस तरह से बात कर रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सू यांग के लिए परेशानी का कारण बनेगा। या शायद वह चिंतित थी कि सू यांग परेशानी खड़ी कर सकता है और चाहती थी कि एल्डर डैंग उस पर नजर रखे ताकि वह कुछ भी संदिग्ध न कर दे। हाँ, कुलमाता। एल्डर डैंग ने अब सू यांग के आसपास रहने में अनिच्छा महसूस करने के बावजूद तेजी से अपने मिशन को स्वीकार कर लिया। तैयारियों के बारे में कुछ और वाक्यों का आदान प्रदान करने के बाद एल्डर डैंग सू यांग और कियुए को कमरे से बाहर ले गए और उन्हें फोर सीजन्स अकादमी के आसपास दिखाना शुरू किया। एक बार जब वे चले गए तो वह कमरा जो पूरे समय शांत था अचानक जीवंत हो गया। मातसत्ता, क्या आप आश्वस्त हैं कि हम उसके जैसे किसी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं? क्या होगा यदि उसके कुछ गुप्त उद्देश्य हों? सर्वोच्च बुजुर्ग सही कह रहे हैं मातसत्ता। हमें अभी भी कोई सुराग नहीं है कि वह कहाँ से आया है, उसकी पहचान तो दूर की बात है। अगर वह हमारे संप्रदाय को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो क्या होगा? सू यांग के कमरे से बाहर निकलते ही शिकायतें और तार्किक चिंताएं सामने आ गईं। इतने सारे बहुमूल्य संसाधन देने से पहले हमें उस पर अधिक जानकारी देने के लिए दबाव डालना चाहिए। हो सकता है कि वह अभी शांत दिख रहा हो, लेकिन अगर हम पर्याप्त। कुलमाता ने अपने हाथ उठाए और जब कमरा शांतिपूर्ण हो गया तो वह जारी रही, आप लोग उस युवक पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे उसकी चिंता नहीं है बल्कि उस युवा महिला की चिंता है जो किसी अंगरक्षक की तरह उसके पीछे थी। क्या वह युवती? उसका क्या? वहां के लोग हैरान थे। कमरे में सू यांग की व्यापक उपस्थिति के कारण उनमें से कोई भी कियुयू पर ध्यान नहीं दे रहा था। अरे, उनमें से अधिकांश ने सोचा कि वह केवल उसकी नौकरानी थी। उस युवक का कल्टीवेशन बेस शुरुआती ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में था और मैं बता सकता हूं कि यह उसकी असली कल्टीवेशन है। जहां तक उसके पीछे उस युवा महिला की बात है, मेरी आंखों के ठीक सामने खड़ी होने के बावजूद मैं उसकी उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर सका, लगभग जैसे मैं किसी भूत को देख रहा था। और जिस तरह से उसने मुझे घूर कर देखा, ऐसा लगा मानो वह मुझे जल्दबाजी में निर्णय न लेने की चेतावनी दे रही हो। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, मैं उसका कल्टीवेशन बेस भी नहीं देख सका। जब संप्रदाय के बुजुर्गों को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि कियुयू उन्हें इतनी स्पष्ट दिखती थी कि उन्होंने लापरवाही से उसके अस्तित्व की उपेक्षा की, केवल सू यांग पर ध्यान केंद्रित किया जो प्रभारी लग रही थी। कुलमाता ने आह भरी और जारी रखा, हाँ, या तो खुद को छिपाने की उसकी क्षमता वास्तव में स्वर्ग विरोधी है, या वह उस स्तर पर है जहां मैं, सर्वोच्च संप्रभु आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ, थोड़ा सा भी नहीं देख सकता उसकी खेती का आधार। यह असंभव है। कुलमाता, इस पूरे महाद्वीप में केवल 3 संप्रभु आत्मा क्षेत्र में से एक है। कोई व्यक्ति साधना के शीर्ष पर है। कुछ यादृच्छिक कैसे हो सकते हैं? खेती का शिखर। कुलमाता अचानक जोर से हंसी, जिससे संप्रदाय के बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। मेरे बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि पवित्र तलवार संप्रदाय का वह बूढ़ा आदमी भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह साधना के शीर्ष पर है। तब नहीं जब वह यहाँ हो। जब उसने पवित्र तलवार संप्रदाय के कुलपति का उल्लेख किया तो उसने ऐसा उसकी स्थिति के कारण नहीं कहा, बल्कि उसके साधना आधार के कारण कहा, जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, जिसे नश्वर की सीमा पर भी माना जाता है। क्षेत्र, वह तुम्हारा मतलब है? असंभव रूप से अस्पष्ट विवरण के बावजूद संप्रदाय के बुजुर्गों ने तुरंत पहचान लिया कि मातसत्ता किसके बारे में बात कर रही थी। ये सही है, अमर परी सू यू, जो लंबे समय से नश्वर की सीमाओं को पार कर चुकी है, यहाँ तक कि खेती के मामले में अमर हानशिन से भी आगे निकल गई है। वह इस दुनिया में एकमात्र अन्य व्यक्ति है जिसके पास खेती का आधार है जिसे मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि युवा महिला के पास इमोर्टल सू यू के समान कल्टीवेशन बेस है?
ऐसी संभावना के बारे में सोचते ही संप्रदाय के बुजुर्गों के पसीने छूटने लगे। अमर सूयू का अस्तित्व ही इस पूरे विश्व के शक्ति संतुलन को उलट-पुलट करने के लिए पहले से ही पर्याप्त है, वे ऐसी ही ताकत वाला कोई दूसरा होने की कल्पना नहीं कर सकते। कुलमाता ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इतनी दूर तक नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगी कि ऐसी संभावना हो सकती है। अंत में, ये सबसे अच्छा है कि हम उन्हें नाराज न करें। भले ही इस बात की थोड़ी सी भी संभावना हो कि वे इतनी विनाशकारी शक्ति वाला समूह है, हम ये जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते, अन्यथा हमारी हजारों साल की नींव खराब हो सकती है, रातों रात ढह जाओ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वहां संप्रदाय के बुजुर्गों ने दुष्टतापूर्वक सिर हिलाया। उनमें से कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि इस तरह का जुआ खेल सके। फिलहाल हमें इस सूची में सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द निकल सके। संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये व्याख्यान कक्ष है। संप्रदाय के बुजुर्ग शिष्यों को व्याख्यान देने के लिए सप्ताह में एक बार यहाँ आते थे ताकि वे ज्ञान प्राप्त कर सकें। एल्डर डैंग ने अपने सामने बड़े खुले क्षेत्र की ओर इशारा किया। वर्तमान में व्याख्यान कक्ष में सैकड़ों की संख्या में शिष्यों की भीड़ है, जिसमें सामने एक ही संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, जो एक बड़े कड़ाही के सामने बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कोई गोली बनाने की प्रक्रिया में हैं। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के व्याख्यान कक्ष की तुलना में, जो हमेशा खाली रहता है और संप्रदाय के बमुश्किल कोई बुजुर्ग व्याख्यान देता है, इस जगह का माहौल पूरी तरह से अलग है। सू यांग ने दूर लेक्चर हॉल को देखने के लिए चलना बंद कर दिया। सटीक रूप से कहें तो कड़ाही। क्या आप उस गोली में रुचि रखते हैं जो वह बना रहा है? लेक्चर हॉल में उसे घूरते हुए देखने के बाद एल्डर डैंग ने उससे पूछा। उन्नत स्पिरिट रिफ्रेशमेंट पिल, सू यांग ने अचानक कहा। माफ करें। एल्डर डैंग ने प्रश्नवाचकों से अपनी ओर देखा, लेकिन सू यांग ने उन्हें फिल्म गांध को देखते हुए लगभग 80% ग्राफिक्स के साथ आना चाहिए, इसलिए मीडियम क्वालिटी वाली फिल्म ही सबसे जरूरी होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर एल्डर डैंग केवल स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ वहां बने रह सकते थे। माफ करो, मैं अभी वापस आऊंगा। ऐसा देखने के बाद उसने लेक्चर हॉल की ओर भागा और सू यांग को कहीं दूर खड़ा छोड़ दिया।